मैंने रीइंकार्नेट होकर एक ड्रैगन एग में जन्म लिया, और वो भी कोई साधारण एग नहीं, 100 साल में एक बार पैदा होने वाला डबल योक एग, जिससे जुड़वा बच्चे होते हैं। सोचा था पैदा होते ही दुनिया की चोटी पर खड़ा होऊंगा, पर माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और फेंक दिया दुनिया के सबसे खतरनाक डंजन में। खुद जियो खुद मरो। दरअसल ड्रैगन क्लैन का रिवाज है कि एक बार में सिर्फ एक बच्चे को पाला जाता है। अगर एक से ज्यादा एग्स निकलें तो जो कमजोर हो उसे खा लिया जाता है, और मैं हर मामले में बड़े भाई से कमजोर था, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया। डंजन में ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर घूमते थे, और मेरे जैसे रेयर ब्लड लाइन को वो खाना पसंद करते थे, इसलिए ड्रैगन माँ बाप को जरा भी फिक्र नहीं थी। और सच में लेवल 1 के मेरे लिए यहाँ जिंदा रहना भी एक सपना था। छोटे साइज की वजह से छुपता छुपाता रहा, किसी ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर की नजर नहीं पड़ी, पर लंबे वक्त से खाना ना मिलने की वजह से जान जाने लगी थी। जैसे एक हेडलेस मक्खी की तरह इधर उधर भाग रहा था कुछ खाने की तलाश में। तभी अंधेरी गुफा में एक हल्की सी खट्टी मीठी महक आई। थोड़ी सावर थी, हल्की बदबू भी थी, पर ड्रैगन की इंस्टिंक्ट बोली यही खाना है, और यह महक सिर्फ ड्रैगन की नाक ही पकड़ सकती थी। मैंने देर नहीं की, कुछ गुफाओं को पार करके आखिरकार उस महक का सोर्स मिला। एक गोल सी अंडरग्राउंड स्टोरेज केव। गुफा के बीचों बीच एक 20 मीटर लंबा विशाल ड्रैगन कुंडली मारकर बैठा था। यह था लेवल 28 का सब स्पीशीज ग्राउंड ड्रैगन। एक चीख में मुझे उड़ा सकता था। पास में 3-4 छोटे छोटे ग्राउंड ड्रैगन के बच्चे माँ का दूध पी रहे थे। ग्राउंड ड्रैगन असली ड्रैगन नहीं था, पर उसमें ड्रैगन का खून था। और सबसे जरूरी बात, सब स्पीशीज का दूध भी मेरे जैसे मेन ड्रैगन के लिए बिल्कुल काम का था। मैं छाया का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उसके पेट के पास पहुंचा। जब उन चारों बच्चों को देखा तो मन में बोला, वाह किस्मत मेहरबान है, शायद ये सब अभी पैदा हुए थे इसलिए अभी तक इन्होंने आंखें नहीं खोली थी। भूख अब बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने एक झटके में माँ का दूध मुंह में ले लिया और जोर जोर से पीने लगा। ग्राउंड ड्रैगन माँ को थोड़ा अजीब लगा। अरे ये बच्चा कितने जोर से पी रहा है, पर माँ की ममता ने सोचा बच्चे का खाना जरूरी है, कोई बात नहीं, और उसने आंखें नहीं खोली। जैसे ही ढेर सारा दूध अंदर गया, ठंडे पड़ते जिस्म में एक गर्म लहर दौड़ी। साथ में लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। शायद छुपते रहने की थकान थी, या ग्राउंड ड्रैगन की गोद की गर्मी, जो भी हो, टेंशन ढीली पड़ी और नींद आ गई। अचानक एक बड़ी सी आंख ने मेरे सामने पूरा व्यू भर दिया, मुझे जगा दिया था। ग्राउंड ड्रैगन की आंखें जैसे आग उगलने वाली थीं। उस मोमेंट में बस एक दुआ थी, भगवान कम से कम चबाना जल्दी हो, ज्यादा तकलीफ ना हो। आंखें बंद कर ली, किस्मत को सलाम किया, पर बहुत देर तक मौत नहीं आई। ग्राउंड ड्रैगन की नजर अचानक बदलने लगी। पहले गुस्सा था, फिर कुछ दया जागी, फिर एक बेबसी। थोड़ी देर सोचा, एक लंबी सांस ली, और मुझे उठाकर अपने बच्चों के बीच रख दिया। मैं वहीं फ्रीज हो गया। ग्राउंड ड्रैगन ने फिर मुझे देखा भी नहीं, वापस लेट गई और खर्राटे लेने लगी। और वो बच्चे जैसे नए भाई का वेलकम कर रहे हों, मुझे घेर कर चाटने और सूंघने लगे। किसी ने कहा, माँ ने इस बदसूरत को गोद ले लिया, ये तो एलियन और डेजर्ट हाइब्रिड लग रहा है। जब पास जाकर सुना तो समझा सब मुझे ही गाली दे रहे थे। मैंने एक जोरदार आवाज निकाली, चुप। चारों बच्चे वहीं रुक गए। उन्हें नहीं पता था मैं बोल सकता हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि लेवल अप होने के बाद माइंड लिंक अनलॉक होगी और मेरी बात दूसरे मॉन्स्टर्स समझ पाएंगे, और उनकी भी। इस तरह उस केव में 3 आराम के दिन बीते। इन बच्चों के साथ रहना ठीक रहा। बात बात पर गाली देते थे, पर बस मुंह से, कभी बुरा नहीं किया। मुझे बदसूरत फ्रीलोडर बुलाते थे, पर सोते वक्त चारों मुझे घेर लेते थे। बाहर बाहर से कहते, हट जा, जगह मत ले, पर असल में हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे। मैंने चुपके से उनका डेटा देखा, मुझसे काफ़ी कम था, पर यह बात मैंने बताई नहीं। मैं एक रेयर अपर टियर मॉन्स्टर था। लेवल भी तेज बढ़ रहा था, 3 दिनों में लेवल 9 पहुंच गया। वो चारों अभी भी लेवल 4 थे। सच बोलूं तो उस ग्राउंड ड्रैगन फैमिली को दिल से अपना मान लिया था। कम से कम अपने असली माँ बाप से तो लाखों गुना बेहतर थे। पर एक अफसोस था, इन दिनों में चाहे जितना भी बात करने की कोशिश की, ग्राउंड ड्रैगन माँ ने कभी जवाब नहीं दिया। बस एक नज़र डालती थी, बस। सोचा था शायद यही जिंदगी चलती रहेगी। पर अगले दिन सुबह एक लेवल 35 सब स्पीशीज टैडपोल बीस्ट ने सब बर्बाद कर दिया। वो गुफा में घुसा और उसकी चारों लाल आंखें सीधे उन 4 ग्राउंड ड्रैगन बच्चों पर टिक गईं। भूख में पागल था। ग्राउंड ड्रैगन माँ ने तुरंत एक झटके में बच्चों को कोने में फेंका और खुद उस टैडपोल बीस्ट के सामने आ गई। दोनों भिड़ गए, पर जो उससे ऊंचे लेवल का हो, उसने ग्राउंड ड्रैगन की छाती में अपना नुकीला सींग घोंप दिया। फिर भी ग्राउंड ड्रैगन के पैर जमीन पर जमे रहे। छाती छिद जाने के बावजूद पीछे नहीं हटी। अपने ड्रैगन क्लॉज से टैडपोल बीस्ट की गर्दन दबाई और एक जोरदार दहाड़ के साथ उसकी पीठ पर कसकर काट लिया। मांस का बड़ा टुकड़ा निकाल लिया। दोनों विशाल जानवरों की भिड़ंत से गुफा की छत टूटने लगी, पत्थर गिरने लगे। मैं एक छलांग में हवा में उठा, गिरते पत्थर तोड़ता रहा, पर गुफा बहुत तेज धंस रही थी। सिर्फ चारों बच्चों बचाने में ही पूरी ताकत लग गई। माँ की मदद तो क्या करता। टैडपोल बीस्ट जैसे मोटी खाल वाले मॉन्स्टर पर मेरा कुछ असर भी नहीं पड़ता, बस उलझन ही बढ़ती। अचानक टैडपोल बीस्ट पागलों की तरह आगे बढ़ा, सींग और गहरे घुसे। इस बेरहम ताकत से ग्राउंड ड्रैगन की छाती और फट गई। तकलीफ का कोई हिसाब नहीं था। ग्राउंड ड्रैगन माँ जान गई, इस लड़ाई में बचना नहीं है। उसने आखिरी बार मुड़कर अपने बच्चों को देखा, फिर मुझे मुझे उनकी रक्षा करते देखा। उस नज़र से कुछ जागा। ग्राउंड ड्रैगन ने बचा कुचा सारा जोर लगाया। टैडपोल बीस्ट के सिर के पीछे एक जबरदस्त हेडबट मारी। वो एक आखिरी बार इतना जोरदार था कि ग्राउंड ड्रैगन की खुद की खोपड़ी टूट गई, जबड़ा बिखर गया।
पर टैडपोल बीस्ट भी उस अटैक को झेल नहीं पाया। उसके सिर में बड़ा गड्ढा पड़ गया, दोनों ढेर हो गए। लड़ाई खत्म होते ही गुफा का गिरना भी रुक गया। मैं तेजी से ग्राउंड ड्रैगन के पास पहुंचा, पर उसका सिर लगभग बिखरा हुआ था। ये बता रहा था कि सब खत्म हो चुका है। बच्चे, ये पहली बार था जब ग्राउंड ड्रैगन माँ ने मुझसे बात की। जिंदगी की आखिरी सांसें थीं। टूटे जबड़े से बोलना भी मुश्किल था। उसके सवाल का जवाब देते हुए मैंने दिल पर पत्थर रखा, क्योंकि वो चारों बच्चे नहीं रहे, सब पत्थरों में दब गए थे। इतने सारे पत्थर एक साथ गिरे, सबको बचाना नामुमकिन था। ग्राउंड ड्रैगन की आखिरी हेडबट ने बड़ा अवालांच कर दिया था। मैं खुद मुश्किल से बचा था, पर वो चारों जो कुछ ही मिनट पहले उछल कूद कर रहे थे, उनकी यादें अभी भी आंखों में थीं। वो मेरे भाई बहन जैसे थे, अभी अभी तो जिंदा थे, और अब मेरे बच्चे। ठीक है ना? ग्राउंड ड्रैगन माँ की आंखें टूट चुकी थीं। उसने आखिरी दम से यही पूछा। आवाज में बस बच्चों की चिंता थी। एक ज्वालामुखी जैसी गिल्ट मेरे सीने में फट रही थी। मैंने खुद को रोका, जितने शांत शब्दों में हो सका बोला, ठीक है, वो बस बेहोश हो गए हैं, सब ठीक है। सच में? ये सुनकर ग्राउंड ड्रैगन माँ के चेहरे पर एक चैन का हल्का सा मुस्कान आई। मेरे जाने के बाद मुझे खा लेना। ग्राउंड ड्रैगन की बात सुनकर मैं वहीं रुक गया। हम डंजन में पैदा हुए, ये जन्म से ही एक श्राप है, इसलिए कोई भी रिसोर्स बर्बाद नहीं होना चाहिए। यही मेरा आखिरी तोहफा है मेरे बच्चों के लिए। मुझे नहीं पता तुम जैसे अपर टियर मॉन्स्टर यहाँ क्यों आए, पर जब से मैंने तुम्हें गोद लिया है, आगे से मेरे बच्चों का ख्याल रखना। कांपते कांपते ग्राउंड ड्रैगन माँ की सांस रुक गई। आखिरी शब्द भी नहीं निकले, पर चेहरे पर बच्चों के ठीक होने की खबर सुनकर जो सुकून था, वो वहीं रहा। वो बहुत शांत गई। पाँव के पास जमीन पर खून फैल रहा था। गुफा एकदम शांत हो गई, जैसे सब कुछ मर गया हो। मुंह खुला था, पर रोना भी नहीं आया, क्योंकि अगर आवाज निकलती तो और मॉन्स्टर्स आ जाते। पर सीने में जैसे एक पत्थर अटका हुआ था। जिस ग्राउंड ड्रैगन ने मुझे गोद लिया, वो चली गई। चारों भाई बहन एक पल में 5 शव हो गए। माँ ने पहली और आखिरी बार बात की, और वो आखिरी बात थी। उस मोमेंट में पहले से बड़ी बेबसी और कमजोरी का एहसास हुआ, पर रियलिटी ने दुख में डूबने का वक्त नहीं दिया। एक तेज बैल जैसी आवाज आई। जो टैडपोल बीस्ट मरा हुआ था, वो लड़खड़ाते हुए उठ रहा था। टूटी हुई खोपड़ी के साथ वापस खड़ा हो गया। उसकी नज़र में यह छोटा सा ड्रैगन अब कोई थ्रेट नहीं था। पर तुम जानते हो, इस खराब डंजन में आने के बाद मुझे सबसे ज्यादा किस बात की खुशी हुई? सर झुकाया, ड्रैगन क्लॉ मुट्ठी में बंद किया। इस विशाल दुश्मन के सामने आवाज जरा भी कांपी नहीं, डर नहीं था, बस एक जोश था। ड्रैगन पावर अनलॉक हो गई है, तो बस यही कि मैं तुझे अपने हाथों से मार सकता हूँ। ये कहकर मैंने एक दहाड़ मारी और टैडपोल बीस्ट की तरफ झपट पड़ा। चोट बहुत थी, पर उसकी मोटी खाल को भेदना अभी भी मुश्किल था। फिर भी रास्ता था। जीत का रास्ता माँ ने पहले ही बना दिया था। उसकी गर्दन के पीछे माँ ने जो घाव छोड़ा था, वही मेरा टारगेट था। दहाड़ते हुए मैं सीधे टैडपोल बीस्ट के सिर के पीछे की तरफ एक रोशनी बनकर झपटा। दोनों पांव पूरी ताकत से उस घाव में घुसाए और उसे और चौड़ा कर दिया। 3 दिनों की वो ठंडी, कम बोलने वाली माँ, चारों बच्चों के साथ खाना, साथ सोना, वो सब तस्वीरें जैसे एक एक करके आंखों के सामने से गुजरी। गुस्से की आग पहले से कहीं ज्यादा भड़क उठी। दिमाग में बस एक बात थी, इस टैडपोल बीस्ट को मारना है, बदला लेना है। 3-4 घंटे बाद मैं ग्राउंड ड्रैगन माँ के शव के पास आया। ड्रैगन क्लॉ धीरे से उनके ऊपर रखा। जो टेम्परेचर बची थी उसे महसूस किया। दुख में बहुत देर तक नहीं रुका। डंजन में रोना लग्जरी है, माँ ने खुद कहा था। डंजन में पैदा होना श्राप है, कभी भी मौत आ सकती है। बस अफसोस था कि चारों भाई बहनों को नहीं बचा पाया। माँ, मैं तुम्हारी जगह पर भी जीऊंगा, भाई बहनों की जगह पर भी। मुंह खोला और माँ के शरीर से एक टुकड़ा लिया। निगलते वक्त रुलाई को भी अंदर ही रोक लिया। अपनों का खून, मांस इतना कड़वा होता है, पर जबरदस्ती निगलना था, चिल्लाना भी नहीं था। खुद के पास कोई और रास्ता नहीं था, वरना खून की बदबू से और मॉन्स्टर्स आते और नतीजा वही होता। 3 दिन बाद मैं गुफा से बाहर निकला। अभी लेवल 18 था, पर अपर टीयर मॉन्स्टर होने का फायदा था, लेवल 30 के लोअर मॉन्स्टर्स से टक्कर ले सकता था। ड्रैगन क्लॉ से नकल क्रैक किया, मुंह एक तरफ टेढ़ा किया, एक परफेक्ट ट्विस्टेड वॉर गॉड स्टाइल स्मॉथ बनाया। दूर तक फैले डंजन को देखा। आसपास 3 मॉन्स्टर्स थे, वैसे भी पेट खाली था। मैंने डंजन से निकलने की दिशा में पहला कदम रखा। उस केव से निकले 5 दिन बीत चुके थे। आसपास के सब मिनट और मॉन्स्टर्स सफ हो चुके थे। आखिरी मिनट और खाने के बाद लेवल 20 हो गया। नोटिफिकेशन आई, लेवल कैप रीच्ड, कृपया एवोल्यूशन डायरेक्शन जल्दी चुनें। 3 ऑप्शंस थे। पहला, बैम्बू ड्रैगन, असली एवोल्यूशन डायरेक्शन, ज्यादा मैजिक कैपेसिटी। दूसरा, स्मॉल शवल ड्रैगन, जनरल डायरेक्शन, सेंसेस और स्पीड बेहतर। तीसरा, कोरप्टेड शवल ड्रैगन, हार्श एनवायरनमेंट में रहने से रेयर अनलॉक होता है, लाइफ फोर्स और एजिलिटी बढ़ती है, पर मैजिक और बॉडी ग्रोथ कम होती है। समझ आया? हर 20 लेवल्स पर एवोल्यूशन जरूरी है। पर जैसे ही सोच रहा था कि कौन सा चुनूं, पीछे से एक तेज थ्रेटनिंग प्रेजेंस आई। खतरे की सेंस तुरंत जाग उठी। चारों तरफ से 20 टैडपोल बीस्ट्स घेर चुके थे, और उनके पीछे से निकला एक पूरा लाल रंग का विशाल टैडपोल बीस्ट। डेटा देखा, कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड सब स्पीशीज टैडपोल बीस्ट ने था, लेवल 88, रेयर सेमी अपर मॉन्स्टर। ये डेटा देखकर अंदर से आवाज आई, प्रॉब्लम हो गई। इस पूरे सेटअप से साफ था कि नेता ने जाल बिछाया था, जानबूझकर मुझे यहाँ तक लाया, पर कंफ्यूजन था। मेरा इनसे कोई पुराना झगड़ा नहीं था। तभी कुछ याद आया। माइंड लिंक खोला,
बात करने की कोशिश की। टैडपोल बीस्ट नेता ने एक ठंडी हंसी दी और बोला, हमारे डंजन में ये तहलका किसने मचाया? ये सुनकर पूरी बात क्लियर हो गई। मिनोटॉर टैडपोल बीस्ट का मेन फूड था, और मैंने शुरुआत में बैटल स्किल सीखने के लिए साथ में बिंज ईटिंग स्किल की वजह से खाने की जरूरत भी बहुत थी, इसलिए इन दिनों लगातार मिनोटॉर हंट करता रहा। नतीजा, इलाके में मिनोटॉर लगभग खत्म। टैडपोल बीस्ट के लिए फूड क्राइसिस। पर यह सोचते ही मन में एक विचार आया, डरना नहीं, कमजोर दिखो तो लोग सवारी करते हैं, ये डंजन का बेसिक रूल है। मैंने दोनों हाथ कमर पे रखे, सर थोड़ा टेढ़ा किया और बोला, हाँ मैंने ही खाया। तुम्हारे टैडपोल बीस्ट ने मेरी माँ को मारा, तो मैंने तुम्हारा खाना खाया। चाहते हो लड़ना? तैयार हूं। ये बोलते ही पूरे जिस्म पर नीली रोशनी जल उठी, जैसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हूं। असल में अंदर से एस्केप प्लान सोच रहा था। टैडपोल बीस्ट नेता को भी यकीन नहीं हुआ कि उसके एक दांत से भी छोटा यह जीव इतना बेशर्मी से सामने आ गया। उसने एक दहाड़ मारी और श्रिंक बॉटम स्किल एक्टिवेट की। उसका विशाल जिस्म जैसे टेलीपोर्ट होकर मेरे सामने आ गया। साथ ही बाकी दर्जनों टैडपोल बीस्ट्स ने एक साथ कुछ किया और चारों तरफ से एक फोर्स ने मुझे जाम कर दिया। 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। अगर इससे कहीं ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर ने इसे लॉक किया तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक एक प्योर ब्लू लाइट कॉलम ने पास के टैडपोल बीस्ट्स को निगल लिया, बिना चेतावनी के। जो सामने थे वो चीख भी ना पाए, सब राख हो गए। गर्मी कम होते ही दूर से एक रिदमिक फुटस्टेप साउंड आई, जैसे किसी पहाड़ के पांव हो। हर कदम पर जमीन कांपती थी। सिक्स सेंस ने रेड अलर्ट दे दिया, खतरा। जब फुटस्टेप्स करीब आईं तो मैंने जिंदगी के 2 जन्मों की सारी हिम्मत जोड़कर पीछे मुड़ा। पहले उसका चेहरा नहीं दिखा। जो पहली चीज दिखी वो उसका डेटा था। लेवेथन, लेवल 355, अल्ट्रा अपर मॉन्स्टर। इतनी भयानक स्टैट्स थीं कि लेवल और टीयर के अलावा और कुछ डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। सांस रोककर सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। डंजन का बीओएसएस यहाँ क्यों आया, ये भी नहीं सोचा। जब फुटस्टेप्स दूर होती गईं और आवाज बंद हुई तभी पहली सांस ली। इस लड़ाई में राइट लेग घायल हो गई थी। सोचकर यहीं एवोल्यूशन कंप्लीट करने का फैसला किया। आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं था। फिर से ऑप्शंस खोले। बैम्बू ड्रैगन बॉडी को बड़ा करता है, तंग डंजन में फाइट करने में प्रॉब्लम होगी, नहीं चलेगा। सोचने के बाद कोरप्टेड शवल ड्रैगन चुनने का फैसला किया, क्योंकि स्टैट्स देखें तो यह ब्लड लाइन को थोड़ा डाइल्यूट करता है, पर बेस में बैम्बू ड्रैगन ही है। आगे जाकर बैम्बू ड्रैगन में वापस ऑप्टिमाइज होने का ऑप्शन रहेगा, और इस डंजन में एक सिंगल एबिलिटी पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। ज्यादा सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज चाहिए। यही सोचकर आंखें बंद की। एवोल्यूशन कमांड रिसीव्ड, एवोल्यूशन कंप्लीटिंग इन 10 सेकंड्स। इस आवाज के साथ दिल से एक वार्म वेव उठी। पूरे बॉडी का दर्द, ठंड, घाव सब धीरे धीरे गायब होने लगा। गर्म खून दौड़ा पूरे जिस्म में। पुरानी स्किन उतरने लगी, नई स्केल्स आने लगी। ये फीलिंग बस ठीक से फील करने की मिली थी कि खत्म हो गई। लेवल रेज टू LV8। ड्रैगन स्केल्स डार्क पर्पल हो गई, काफी सॉलिड लग रही थी। इसके अलावा सारी स्टैट्स भी बढ़ी। ड्रैगन सेंस और अवेयरनेस अपग्रेड होने से अब महसूस होने लगा। लेवायथन की प्रेजेंस की वजह से पूरे डंजन लेयर एक के मॉन्स्टर्स तेजी से कम हो रहे थे। जो बचे थे वो भाग रहे थे। नहीं पता था बीओएसएस यहाँ क्यों आया, पर एक बात क्लियर थी, लेयर 1 बदलने वाला था। ये सोचकर तुरंत लेयर 2 जाने का फैसला किया। माँ के जाने के बाद असल में लेयर 2 का रास्ता कब का मिल चुका था। सीधे नहीं गया था, क्योंकि एक बार लेयर 2 में उतरा तो वापस नहीं आ सकता था। अगर लेवायथन ना आता तो इतनी जल्दी नहीं जाता। कुछ मिनट बाद गुफा के एंट्रेंस पर पहुंचा, नीचे झांका। लंबी गिरावट के बाद स्मूथ लैंडिंग की उम्मीद थी, पर एक ह्यूमन आर्मर का टुकड़ा मिला जिस पर उतरा, जो जरा भी प्लेजेंट नहीं था। पर इसने एक बात सोचने पर मजबूर किया, क्या इस दुनिया के मेन बीइंग्स सच में ह्यूमंस हैं? पैदा होने के बाद से कभी इंसान नहीं देखा। इसी सोच में था कि पीछे कोई 7-8 मीटर्स दूर एक बहुत हल्की सी आहट आई। लगा कोई मॉन्स्टर सडन अटैक करेगा। घबराकर पीछे मुड़ा और एक डेड एंड के कोने एक छोटी सी लड़की छुपी हुई थी। रीइंकार्नेशन के बाद पहली बार इंसान दिखा, और वो भी दिल में कुछ आशाएं जागने लगी। पर जैसे ही बोलने की कोशिश की, उसने डर के मारे धड़ाम से गिरते हुए पीछे खिसकना शुरू कर दिया। हाथ पांव से दीवार तक पहुंच गई और पीछे जाने की जगह नहीं बची। ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मेरा तो क्यूट चबी ड्रैगन लुक है, लड़कियों को पसंद आना चाहिए था। मैंने झुककर, जैसे कोई स्ट्रे कैट को मनाए, उसके पास जाते हुए कहा, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं, बस पूछना था, तुम यहाँ कैसे आई? मेरी बात सुनकर वो और डर गई। वो बड़बड़ाने लगी, मरना नहीं लड़ूंगी, हे जिनगे मास्टर, शक्ति दो, जैसी अजीब बातें। मैं थोड़ा आगे गया उसे समझाने, पर 2 मीटर के अंदर आते ही उसने पूरी ताकत से एक साइड किक मेरे सिर पर मार दिया। बिल्कुल बेखबर था और इतना क्लोज था, एक सीधे सिर के सबसे कमजोर हिस्से पर लगी। स्क्रीन पर दिखा HP-1। मेरे मन में बस एक ख्याल आया, कितनी कमजोर है। डेटा देखा, मार्शल मंक, LV-19, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल। वो खुद दर्द से तड़प रही थी। उस किक से मुझे कुछ नहीं हुआ, पर उसकी राइट लेग बुरी तरह ट्विस्ट हो गई। फिर भी दर्द को इग्नोर करते हुए वो पास के एक होल की तरफ भागी। मैं उसे रोकने दौड़ा, पर डंजन के मॉन्स्टर्स बीच बीच में आते रहे और उसे रोका। वैसे भी डंजन के मॉन्स्टर्स का टारगेट लाइफ एनर्जी होती है। कमजोर ह्यूमंस उनके लिए वर्थ हंटिंग नहीं होते। सब मेरी तरफ आने लगे। मॉन्स्टर्स को हैंडल करने तक वो लड़की जा चुकी थी। बहुत बुरा लगा। एक अच्छी मुलाकात हो सकती थी। लेयर 1 से अलग, लेयर 2 में मॉन्स्टर्स ज्यादा वेरिड थे।
हर दिन नई टाइप्स मिलती थी, और इंसान भी, पर सिर्फ लाशें और बचे खुचे हिस्से। वो लड़की वाली बात मन में अटकी रही। पर ये कोई ओल्ड मैन ऑब्सेशन नहीं था। बात ये थी कि वो एक इंसान थी। इन दिनों लेयर 2 में काफ़ी ह्यूमन रिमेन्स मिले थे, और फुटप्रिंट्स भी कम से कम वो 300 लोगों का ग्रुप रहा होगा। जो भी हो, उन्हें ढूंढना चाहता था। डंजन इंसानों के लिए सूटेबल नहीं है। अगर वो यहाँ आए हैं तो उनके पास यहाँ से निकलने का कोई प्लान भी होगा, और यही मुझे चाहिए था। पर कई दिन ढूंढते हुए बीत गए। हर बार सिर्फ लाशें मिली। तभी जब उस गुफा से निकलने की तैयारी में था, पीछे से एक सुई की तरह तेज एहसास हुआ। बिना सोचे साइड रोल किया, एक कंप्रेस्ड एयर ब्लेड सिर के ऊपर से निकल गई और रॉक वॉल पर 4 गहरे निशान छोड़ गई, जैसे किसी ने कागज पर नाखून फेरे हों। सोचने का वक्त नहीं था। ड्रैगन सेंस की शार्प हियरिंग एक्टिवेट की और पास में एक छोटी सी क्रीचर की आहट मिली। बेहद तेज रफ्तार से मेरी तरफ आ रही थी। जब तक रिएक्शन हुआ, वो पीठ के पीछे 50 सेंटीमीटर तक आ चुकी थी। एक और साइड रोल किया। शार्प क्लॉज ने फेस के स्केल्स को बस थोड़े फर्क से मिस किया। एक तरफ लुढ़का तो देखा, चेहरे पर 4 घाव थे। 2 बार नहीं मारा तो जरूर कोई दम है। अंधेरे से एक लड़की की आवाज आई। वो 4 पांव वाला मॉन्स्टर शैडो में था। क्लॉ पर खून चाटा, फिर इंसानों की तरह पिछले पांव पर खड़ा हो गया। देखता है तुम्हारे पास माइंड लिंक स्किल है तो हम बात कर सकते हैं, पर जो भी हो, एक बार मेरी टेरिटरी में आए तो जिंदा नहीं जाओगे। मैं आऊँ। चेहरा नहीं दिखा, पर साफ लगा वो मुझ पर ठंडी हंसी दे रही है, और फिर वो फ्लैश स्पीड से मुझ पर टूट पड़ी। इतनी तेज थी कि आंखें ढूंढ नहीं पाती थी। अकेले ने दर्जनों लोगों जैसी घेराबंदी का एहसास करा दिया। ऐसा दुश्मन पहले नहीं मिला था। जब तक वाइटल पॉइंट्स डिफेंड करूं, तब तक मर नहीं सकता था। पर इसकी इंसेन स्पीड ने हाथ पांव बांध दिए। अगर ऐसे खिंचाव जारी रहा तो थक कर हार जाऊंगा, और इसका इरादा क्लियरली मारने का था। इस नो एस्केप सिचुएशन में तुरंत स्किल ट्री खोला। इन दिनों स्किल ट्री स्टडी कर रखा था। ये स्किल्स कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, पर असल में ज्यादातर एक ही स्किल के ब्रांचेस थे। पहले वाली अनलॉक करो तो बाद वाली मिलती है। शुरुआती स्किल्स पहले से दिल में बस चुकी थी, इसीलिए अभी अनलॉक किए। ड्रैगन सेंस अनलॉक किया, 1 पॉइंट। मेंटल फोकस अनलॉक, 1 पॉइंट। पल्स अनलॉक, 5 पॉइंट्स। इन स्किल्स के अनलॉक होते ही स्किल ट्री लिटअप हो गई। ड्रैगन सेंस और मेंटल फोकस एक्टिवेट हुई। आंखें खुली, दुनिया बदल गई। पीछे मुड़ा और खाली हवा पर एक पंच मारा। एक धमाके के साथ एक आफ्टर इमेज उड़ गई। फिर बिना सोचे एक ड्रैगन, वो मॉन्स्टर चीख भी ना पाई। नीली आग ने पूरी अंडरग्राउंड स्पेस को डुबो दिया। हाँफते हुए अपना डेटा चेक किया। काफी ड्रेन हो गया था, पर उससे ज्यादा जरूरी ये था, एक्सपीरियंस पॉइंट जरा भी नहीं बढ़े। यानी दुश्मन मरी नहीं। दिल एक धड़कन के लिए रुका। फिर आगे बढ़ा और कोने में देखा, जला हुआ मॉन्स्टर वहां पड़ा था। अटकी हुई सांस आखिरकार निकली, पर जब उसका असली चेहरा दिखा तो अंदर से एक जोरदार झटका लगा। म्यूटेंट कैट गर्ल, LV 651, ह्यूमनॉइड टाइप, लेजेंडरी मिड अपर मॉन्स्टर, अपीयरेंस वैल्यू एक्सट्रीमली हाई। यह डेटा देखकर एक ऐसा दर्द उठा जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने लगभग एक कैट गर्ल को मार दिया था। कैट गर्ल्स लेयर 2 में कॉमन क्रीचर्स होती हैं। कैट जैसी दिखती हैं, फेस ज्यादा ह्यूमन जैसा होता है, 2 टेल्स होती हैं। ये नॉर्मली काफी ऑर्डिनरी होती है, पर आज यहाँ एक इवॉल्व फॉर्म वाली कैट गर्ल से टकरा गया। कान और टेल के अलावा पूरी बॉडी किसी भी एंगल से देखो इंसान ही लगती थी। हाँ, 80% से ज्यादा जली हुई थी, पर ओरिजिनल लुक साफ था और मेरे टेस्ट को बिल्कुल सूट करती थी। अब तक किल नहीं किया, वो बुरी नजरों से घूर रही थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। काफी सोचने के बाद एक रीजन निकाला। कैट का गोश्त अच्छा नहीं लगता, सावर और बिटर होता है, और वैसे भी तुम इतनी पतली कमजोर हो। कैट गर्ल ने एक ठंडी आवाज निकाली। तुम्हें लगता है मैं कमजोर लग रही हूँ? मैं आओ, इसलिए मुझ पर दया आई? मार नहीं सके? इस बार छोड़ दिया, अगली बार मैं तुम्हें मारूंगी। मैं आओ। उसकी धमकी को मैंने सीरियसली नहीं लिया, बस अजीब लगा। तुमने अटैक क्यों किया? मेरे लेवल 2 ड्रैगन ऑरा हमेशा एक्टिव रहती है। नो किलिंग पावर, पर दूसरे मॉन्स्टर्स को सिग्नल देती है, इसलिए नॉर्मली कोई मुझ पर अटैक नहीं करता। जब जवाब नहीं आया तो फिर से पूछा। कैट गर्ल ने नाराजगी से देखा। तुमने मेरी टेरिटरी में घुसकर वहां गंदा कर दिया था। मैं आओ क्या? ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हुआ। याद किया। हाँ, उस केव में आने का वो रीजन था। कैट स्पीशीज की टेरिटरी सेंस काफी स्ट्रांग होती है, पर ये डंजन है, बाहर की एनिमल इंस्टिंक्ट यहाँ भी काम करती है, और एक फीमेल कैट की भी टेरिटरी सेंस होती है। इतनी सी बात के लिए ये इतनी छोटी बात है, इसे छोटी बात बोलते हो? म्याओ। तुम इतने स्ट्रांग हो, लेयर 2 में तो डोमिनेंट रहे होगे, इतनी बेसिक कॉमन सेंस नहीं पता? म्याओ। असल में मैं डंजन में 1 महीने से भी कम वक्त से हूँ। इम्पॉसिबल। बाहर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, जंगल में जीव आजाद रहते हैं, कुछ को तो ह्यूमंस माउंट बना लेते हैं कंफर्टेबल लाइफ। फिर ये बदबूदार डंजन में कोई क्यों आएगा? म्याओ। बाहर अच्छा है? कैट गर्ल की बात ने सोचने पर मजबूर किया। जंगल के मॉन्स्टर्स का कोई एक्सट्रीम ट्रेनिंग नहीं होती, इसलिए जब ह्यूमंस मास हंटिंग पर आते हैं वो हेल्पलेस हो जाते हैं। माउंट बनने की बात, शायद कुछ ह्यूमंस अपने माउंट का ध्यान रखते हो, पर ज्यादातर फ्रीडम छीन ली जाती है, वैल्यू और डिग्निटी ड्रेन होती है। खेत की मुर्गी से कोई फर्क नहीं। डंजन में 1 महीना रहकर एक बात समझ आई, ये मॉन्स्टर्स का स्लम है, पर उनका होम भी है। अब कैट गर्ल दर्द से तड़पने लगी। अब क्या सोच रहे हो? म्याओ। मैं हार गई, मार दो। क्या तुम्हें मुझे तड़पते देखना अच्छा लगता है? म्याओ। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा टोन था जैसे आखिरकार मुक्ति मिल रही हो। ये सुनकर माँ की कही बात याद आई।
हम मॉन्स्टर्स डंजन में पैदा होते हैं, ये जन्म से ही श्राप है। मैं माइंड लिंक स्किल इसीलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, कहीं किसी डाइंग मॉन्स्टर की लास्ट वर्ड सुनकर दिल नरम ना हो जाए। आखिर अंदर से तो इंसान ही हूँ। इस तरह की भावनाएं कभी कभी जान ले लेती हैं। पर अभी शायद क्यूट गर्ल फैक्टर था या कोई और रीज़न, इस बार थोड़ी हिचकिचाहट आई। पर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि छोड़ दूँ और फिर वो मुझे मार दे। जैसे ही ड्रैगन क्लॉ उठाई, एक ज़ोरदार धमाका हुआ जो रुक गया, और पूरे डंजन लेयर 2 में अर्थक्वेक जैसी हलचल हुई। वो ह्यूमंस फिर से मूव कर रहे हैं। इतना जीने का शौक है। कैटगर्ल की बात सुनकर दिल में ख्याल आया, कौन से ह्यूमंस? थोड़े समय पहले ह्यूमंस ने फिर से डंजन अटैक किया, और फिर वही हुआ। लेयर 2 BOSS ने उन्हें तितर बितर कर दिया। म्याओ। कुछ लेयर्स जैसे लोग सबसे छोटे बच्चों को लेकर भाग गए, बाकी कुछ स्ट्रांग लोग लेयर 2 में ही रुके। म्याओ। काफी दिनों से वो लेयर 2 से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर BOSS से कैसे जीतेंगे? म्याओ। हर बार बहुत लोग मरते हैं, इस बार इतना बड़ा एक्सप्लोजन है, शायद सब एक साथ अंतिम चांस आजमा रहे हैं। म्याओ। इन कुछ सेंटेंसेस में कई इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए। जैसे ही और पूछने की कोशिश की, पास की वॉल अचानक टूट गई और एक गोल्डन स्वॉर्ड लिए एक हैंडसम यंग मैन दीवार फोड़कर निकला। पहली बार इंसान दिखा, दिल में हड़बड़ाहट। वो यंग मैन ने भी तुरंत मुझे और कैटगर्ल को देखा। उसका चेहरा फ्रीज हो गया और तुरंत चिल्लाया जिस डायरेक्शन से आया था। ये बोलकर उसने या तो तू मरेगा या मैं वाला पोज ले लिया। उसकी आंखों में दुश्मन देखने का भाव था। मैं कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा था, पर मेरी बात सुनकर उसे और एनर्जी आ गई, पसीना बहने लगा। वो बड़बड़ाया, एक रेयर इटर्नल मॉन्स्टर यहाँ रह गया तो नेक्स्ट टाइम डंजन अटैक और मुश्किल होगी। आने वालों के लिए इसे यहीं खत्म करना होगा, चाहे जान भी जाए। मेरे मन में बस एक रिएक्शन आया, भाई कितनी ग्रेट स्टोरी बना रहे हो। मैं रो दूं लगभग, पर तुमने सुना मुझे? देखा, उसकी गोल्डन सोर्ड से एक लहर उठी, पूरे जिस्म से एनर्जी 10 गुना बर्स्ट हुई, और वो तीर की तरह मेरी तरफ आया। डेटा देखा, होली नाइट LV-32 फर्स्ट क्लास, नॉर्मल ह्यूमन। इसकी ज्यादातर स्टैट्स मुझसे बेहतर थीं। फुल पावर में होता तो स्किल्स एडवांटेज से आसानी से डील हो जाता, पर अभी मैं घायल था, सीधे फाइट में कोई चांस नहीं। वैसे भी ह्यूमन से झगड़ा नहीं करना था। 2 सेकंड्स की हिचकिचाहट में साइड स्टेप किया, उसके अटैक को डॉज किया, और कैटगर्ल को कंधे पर उठाया BOSS, और उस यंग मैन दोनों से दूर भागने लगा। कैटगर्ल को यह बिल्कुल समझ नहीं आया। कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही मेरे स्मूथ हेड पर काटने नोचने लगी। मैंने एक झटके से बंद करो कहा और उसकी गर्दन की स्क्रफ पकड़ ली। कैटगर्ल का चेहरा अचानक लाल हो गया, जो एक कान बचा था वो झुक गया, बॉडी जैसे फ्रोजन हो गई, हिल भी नहीं सकी। और पीछे से वो यंग मैन और करीब आ गया। गोल्डन स्वॉर्ड ने आंख में काटा। मैंने साइड डॉज किया और मन में कोसा, नॉर्मल स्टेट में होता तो कोई चांस था कि ये ऑर्डिनरी फिश मुझे थका देता। थका हुआ था, पर घुटना नहीं टेकना था, इसलिए बची हुई सारी एनर्जी को निचोड़ते हुए भागा। इस तरह एक ड्रैगन, एक कैट गर्ल, आगे पीछे 2 स्ट्रीम्स की तरह डंजन में एक हाई स्पीड चेज शुरू हो गई। सोचा था वो थक जाएगा और रुक जाएगा, पर 2.5 घंटे की चेज के बाद भी, हाफता हुआ भी, वो रुका नहीं था। तब मन में आया, सेफ रहने के लिए जा सकता था बिना एनर्जी वेस्ट किए, पर अगर वो सच में ऑल इन अटैक मारे तो उसका सिर उड़ाने में देरी नहीं करूंगा। पर वो क्या करेगा, ये देखने का मन था, और वही हुआ। यंग मैन ने एक आवाज लगाई, पूरी बॉडी पर वेन्स उभर आईं, सारी बैटल एनर्जी गोल्डन स्वॉर्ड में डाल दी। इस ऑल आउट अटैक के सामने निराश होकर एक सांस ली। इनविंसिबिलिटी अनलॉक, 5 पॉइंट्स। स्किल इनविंसिबल LV-1 अनलॉक्ड। उस मोमेंट में एक बुलेट की तरह सीधे उस स्वॉर्ड एनर्जी में घुस गया। एक पल में उसमें एक स्पाइरल होल हो गया। यंग मैन को उम्मीद नहीं थी, जो मॉन्स्टर इतनी देर भागता रहा वो अब काउंटर अटैक करेगा, और उससे भी ज्यादा हैरानी, सारी एनर्जी झोंक कर मारे गए अटैक को इतनी आसानी से पियर्स कर दिया। पर थका हुआ था, दोबारा सोच भी नहीं पाया। एक धमाके के साथ मेरी हार्ड हेड उसके पेट में लगी। यंग मैन ने एक दर्द भरी चीख मारी, पूरा जिस्म इलेक्ट्रिक फैन की तरह घूमते हुए उड़ा, दर्जनों स्टोन पिलर्स तोड़ते हुए एक वॉल से जा लगा। इनविंसिबिलिटी इफेक्ट खत्म हुई तो मैं भी पिघल कर ढेर हो गया। सोचा अब जरा सांस लूंगा, पर लगातार लेवल अप नोटिफिकेशंस ने फिर सिर चकरा दिया। एवोल्यूशन के बाद एक्सपीरियंस गेन करना मुश्किल हो गया था, और मल्टीप्लायर भी बढ़ा था, इसलिए लेवल एक साथ नहीं बढ़ते थे। पर यह ह्यूमन जितना कमजोर था, फिर भी इसने मुझे LV-11 से LV-17 तक 6 लेवल्स दे दिए, 12,000 से ज्यादा एक्सपीरियंस। ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं क्वेस्ट अनलॉक, लेयर 2 BOSS मेडुसाज हेड को मारो, रिवॉर्ड 50 अनलॉक पॉइंट्स। यह सुनकर जोरदार झटका लगा। आज तक लड़ते मरते कुल 30 अनलॉक पॉइंट्स मिले थे, उसमें अभी के 5 जोड़े तो 35, और यह एक क्वेस्ट, सीधे 50 पॉइंट्स। तभी पीछे से कैट गर्ल की आवाज आई। मुड़कर देखा तो वो घायल, अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। क्यों? म्याओ। तुमने उस ह्यूमन को मारा और तुम्हारे सारे वुंड्स तुरंत ठीक हो गए, और तुम्हारी एनर्जी अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? म्याओ। कैट गर्ल को समझ नहीं आ रहा था। नॉर्मल ग्रोथ स्लो होता है, पर ये ड्रैगन टाइप क्रीचर एक ह्यूमन को मारा, वुंड्स हील, और पावर सडनली रॉकेट हो गई। ऐसा मॉन्स्टर उसने कभी नहीं देखा था। उसके कंफ्यूजिंग सवालों का जवाब नॉर्मल टोन में दिया, तुम यहीं मरना चाहती हो या चलोगी लेयर 2 BOSS को मारने? पागल हो क्या? वो लेयर 2 BOSS है, वो मूव भी नहीं कर सकता, इसलिए लेयर 3 एंट्रेंस पर बैठा है। तभी कैट गर्ल को कुछ समझ आया। उसने बड़ी हैरानी से मुझे देखा, थोड़ी देर बाद पूछा, तुम मेड्यूसा हेड को मारकर डंजन से बाहर जाना चाहते हो? मैं मैंने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए सर हिलाया।
कैटगर्ल जलन के बावजूद चिल्लाई, तुम अभी मेड्यूसा को आसानी से क्रश कर सकते हो। म्याऊ, उसे नहीं छेड़ोगे तो लेयर 2 में पूरी मनमानी कर सकते हो, क्यों रिस्क लेना। म्याऊ, वो जो ह्यूमंस थे वो डंजन से बाहर जाने के लिए लेयर 2 BOSS अटैक कर रहे थे, है ना। ये सुनते कैटगर्ल तुरंत समझ गई, तुम सच में डंजन छोड़ना चाहते हो। म्याऊ, मन में क्लैरिटी आई, हाँ, डीपर लेयर्स एक्सप्लोर करने से जरूर बाहर जाने का रास्ता मिलता है। बताओ, डंजन से कैसे निकलते हैं। तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हो। म्याऊ, तो क्या तुमने बता दिया तो एक्सप्लेन करो, मैं क्यों हेल्प करूं। कैटगर्ल ने कड़क टोन में पूछा। नहीं बताया तो ठीक है, मेरे पास ब्रेन इंक्लूड करने की स्किल है, बहुत दर्दनाक होती है। ये सुनते ही कैटगर्ल का रंग उड़ गया। ये टाइप की स्किल डंजन में रेयर नहीं है। लेयर 3 से कुछ मेंटल टाइप मॉन्स्टर्स ये स्किल यूज करते हैं। कैटगर्ल हिचकिचाने लगी। मैंने और प्रेशर दिया, बताओगी और साथ दोगी तो ना सिर्फ जीने दूंगा बल्कि तुम्हारे वुंड्स भी ठीक करूंगा। एक छड़ी दी, एक गाजर दी, ये ट्रिक मुझे पता है। ब्रेन एक्सट्रैक्शन स्किल टेक्निकली है पर 2 अनलॉक पॉइंट्स लगते हैं, अगर अवॉइड हो सके तो बेहतर। कैटगर्ल का कान थोड़ा हिला। कुछ देर बाद उसने थोड़ी सस्पिशियस नजरों से देखा। सच में। म्याऊ, मैंने सीना ठोका। एक कहे 10 निभाए। एक डिस्कशन के बाद पता चला डंजन में आने जाने के कई तरीके हैं। ह्यूमंस का मोस्ट कॉमन तरीका है स्पेस ट्रांसफर मैजिक, पर ये स्किल मॉन्स्टर्स आसानी से नहीं सीख सकते। गलती से डंजन में आए मॉन्स्टर के लिए एक ही तरीका है, लेयर 1 से लेयर 5 तक लड़ते जाओ। लेयर 5 का फाइनल बॉस मारो और डंजन से बाहर जा सकते हो। लेवाइथन की उस ऑलमोस्ट अनबीटेबल पावर का ख्याल आया। थोड़ी थरथराहट हुई। तुमने लेवाइथन कहाँ देखा था। म्याऊ, मैंने सर हिलाया और पूछा, तुमने कहा था कि डंजन में हर लेयर एक अलग स्पेस है, मॉन्स्टर्स इधर उधर नहीं जा सकते। लेवाइथन की बात अलग है। म्याऊ, वो एंशिएंट पीरियड के देवताओं का माउंट था, डंजन का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर। वो अपनी मर्जी से किसी भी लेयर में आ जा सकता है, कोई उसे मार नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। म्याऊ, वो डंजन में इसलिए है क्योंकि वो चाहता है, इसलिए डंजन छोड़ना सरल शब्दों में सपना है। म्याऊ। कैटगर्ल ने ये बोलते हुए सांस पकड़ी और जमीन पर पड़ गई। ज्यादा घायल होने की वजह से ब्लड तेजी से कम हो रहा था। 10 मिनट में सांस रुक सकती थी। उसे देखकर सोचा और 4 अनलॉक पॉइंट्स यूज करके हीलिंग स्किल अनलॉक की। कैटगर्ल के वोन्स ठीक हो गए। वो एक झटके से उछलकर खड़ी हो गई और अपने हाथ पांव देखने लगी। तुमने क्या किया। म्याऊ, सब प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर कम से कम तुम्हारी लेयर 2 लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है। साथ चलोगी। कैटगर्ल अभी भी शॉक में थी। वो अजीब से मॉन्स्टर को थोड़ी देर देखती रही, फिर बोली, तुम मेड्यूसास हेड मारने का प्लान कर रहे हो। मैंने सर हिलाया। तुम काफी स्ट्रांग हो, लेयर 2 में अब तक जितने भी मॉन्स्टर्स मिले तुम सबसे स्ट्रांग हो। कैटगर्ल ने खुद ही गर्व से कहा, ऑफ कोर्स। म्याऊ। मेडुसा, उस कमीनी को छोड़ दो, पूरी लेयर 2 में मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। म्याऊ। तभी कैट गर्ल का टोन अचानक बदला, पर मैं तुम्हारे साथ रिस्क क्यों लूँ। म्याऊ। मेडुसा को मार दो, लेयर 2 की क्वीन बन जाओगी। ये सुनते ही कैट गर्ल का एक कान हिला। उसने सर झुकाया। क्वीन, क्वीन, ओल्ड बॉस। 2 सेकंड बाद उसने लाल चेहरे से ऊपर देखा। तुमने जान बचाई इसलिए एक बार हेल्प करती हूँ। वैसे तुम हो क्या, ड्रैगन हो या कुत्ता। ड्रैगन हूँ। क्या हुआ, लग नहीं रहा। म्याऊ। छोटा काला कुत्ता, पेट गोल, सिर भी कुत्ते जैसा। आज से डॉगथिंग बुलाऊंगी। मेरे फेस पर एक एक्सप्रेशनलेस लुक आया। कुत्ते जैसे नहीं हो। उस ह्यूमन को घंटों थका थका कर मारा, मुझे घायल किया, फिर ठीक कर दिया। मुझे बच्चे पैदा करवाना चाहते हो। मैं तो 1 महीने का भी नहीं हूँ, बाल भी नहीं आए। मैंने इग्नोर किया। ठीक है, जो बुलाना है बुलाओ। तुम्हारा नाम क्या है। डंजन के मॉन्स्टर्स का कोई नाम नहीं होता। जरूरत नहीं। तो ठीक है, तुम मुझे डॉगथिंग बुलाओ, मैं तुम्हें कैट नानबे बुलाऊंगा। कैट गर्ल की टेल तुरंत जमीन पर पटकने लगी। कैट नानबे कोई नाम है। चलो। मेरी वॉबलिंग चाल देखते हुए कैट नानबे ने धीरे से बड़बड़ाया, वैसे मेरा एक नाम है। फिर एक छलांग में उसने मुझे फॉलो किया। कुछ मिनट बाद लेयर 2 और लेयर 3 की बाउंड्री पर पहुंचे। मेड्यूसस हेड के साथ फाइट कर रहे ह्यूमन सोल्जर्स को देखा। तय किया, रुको, देखो, उनकी फाइट से जितना फायदा उठाया जा सके उठाओ। डंजन में आने के बाद से देखा था, यहाँ के मॉन्स्टर्स को लेवल अप या स्किल्स का कोई आइडिया नहीं। जीते रहने का बाय प्रोडक्ट है लेवलिंग। स्किल्स बस सर्वाइवल का टूल है। किल सिर्फ खाने के लिए करते हैं। इसलिए कैट नानबे जैसे म्यूटेंट को छोड़ दें। ज्यादातर मॉन्स्टर्स जितने पुराने उतने ऊंचे लेवल। लेयर 2 भी ओएसएस मेड्यूसास हेड कम से कम 500 साल पुरानी थी, मूव नहीं कर सकती थी, पर एक फिक्स्ड कैनन की तरह लेयर 3 के एंट्रेंस पर बैठी थी। जो भी लेयर 2 को अटैक करने आए वो उसके सामने से गुजरे शिकार खुद चल कर आता था। उन ह्यूमंस को देखा, एक एक करके बड़े जोश से अटैक करते, एक एक करके मरते। पहले कम से कम 200 का स्क्वाड था, अब बस 10-12 बचे थे। कैट नानबे जैसे कॉमेडी देख रही हो। मेरा चेहरा ब्लैंक था। इन ह्यूमंस की डेथ में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, बस यही दुआ थी कि और पागलपन दिखाएं। मेडुसा की ब्लड कम से कम कुछ घटे, क्योंकि मेडुसा का पैनल बहुत ज्यादा था। फुल पावर में सीधे उसका सामना करना, जीत की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अभी ह्यूमन आर्मी का ह्यूमन वेव फेल हो रहा है, पर मेडुसा को कुछ डैमेज तो पहुंचा। आगे बहुत लंबे समय तक मेडुसा इतनी कमजोर नहीं रहेगी। और यह भी तय था, यहाँ सबको मरने देने का प्लान नहीं था। ये ह्यूमन जिंदा रहें, काम आएंगे। अभी 9 ह्यूमंस बचे थे। उस दौरान ब्रेन तेजी से सारे पॉसिबल टैक्टिक्स कैलकुलेट कर रहा था।
मेड्यूसा के सेंस 8,000 थी। छुपकर अटैक करना इम्पॉसिबल, पर सामने से अटैक करना। आखिरकार डिसाइड किया, सारे अनलॉक पॉइंट्स क्रिटिकल स्ट्राइक में डालो और सबसे पावरफुल अटैक एक ही बार में लगाओ। ब्लड लाइन खत्म करो, फिर आमने सामने की फाइट से ड्रेन करो। इसके अलावा जीत का कोई रास्ता नहीं था। सारे अवेलेबल पॉइंट्स एक ही जगह, जीत भी सकते हैं, हार भी। जीते तो क्यूट मॉन्स्टर का अपग्रेड, हारे तो मेहनत करनी होगी। उस होली नाइट के साथ फाइट और अब तक की लड़ाइयों से कंफर्म हुआ था, ये ह्यूमंस मन में से नहीं डरते। मुश्किल में लास्ट सुसाइडल अटैक करते हैं। जैसी उम्मीद थी, 9 बचे ह्यूमंस ने एक दूसरे को सहारा देते हुए खड़े हुए। एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जैसे दिन हो गया हो। मुझे पता था मेरा टाइम आ गया। कैट नानबेई से एक नज़र मिलाई, फिर छलांग लगाई और शैडो का सहारा लेते हुए मेड्यूसा के मैक्सिमम रेंज तक पहुंचा। उस वक्त ह्यूमंस एक एक करके मर रहे थे। जब सिर्फ 3 बचे, तब एक टीममेट की शील्ड बनकर कुर्बानी में आखिरी 2 ह्यूमंस मेड्यूसा के क्लोज रेंज पर पहुंचे। एक छलांग में स्पीयर और स्वॉर्ड मेड्यूसा के लोअर जॉ में घूम दिए। मेड्यूसा ने एक भयानक चीख मारी। फिजिकल डिफेंस जीरो होने की वजह से उन 2 कमजोर ह्यूमंस का अटैक 1,000 से ज्यादा ब्लड डायरेक्टली कट। और उसी मोमेंट में कैट नानबेई ने टाइमिंग कैच करके शैडो बनकर झपटी, पर अब भी थोड़ी स्लो थी। आधे हेड्स ने तुरंत एंगल चेंज किया, जैसे पहले से पता था अटैक आने वाला है। पर मेड्यूसा को नहीं पता था यहाँ तीसरा भी था। वीक पॉइंट डिटेक्शन एक्टिवेट करते ही मेड्यूसा के बॉडी पर कुछ रेड स्पॉट्स दिखे। यही उसके वीक पॉइंट्स थे। एक हिट में मैक्सिमम डैमेज। पूरी ताकत लगाकर एक स्टेप आगे रखा। आसपास पत्थर उड़ने लगे, पूरा जिस्म एक बुलेट की तरह। रास्ते के स्टोन पिलर्स को मेल्ट करता हुआ LV5 कॉमेट स्ट्राइक। सारी एट्रीब्यूट्स 4x स्पीड से स्किल पावर में कन्वर्ट। पीक स्टेट में इस स्किल का डैमेज बेहद ज्यादा था। तेज गर्मी और प्रेशर ने उन सारे स्नेक्स को चीर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ मेड्यूसा ने हजारों लोगों की एक साथ चीख जैसी आवाज निकाली। वो हिट इतनी स्ट्रांग थी कि उसका सिर पीछे से धंस गया। 400 साल से एक कदम न हिली इस विशाल बॉडी को सीधे 100 मीटर्स दूर वॉल में ठोक दिया। उस मोमेंट में मेरे पास ट्रीटमेंट का वक्त नहीं था। तुरंत दूर से डस्ट सेटल होते देखा। यकीन नहीं होता कि एक मॉन्स्टर ने बचाया। रोनन, हम जिंदा हैं। लेयर 2 BOSS मर गया। हाँ झांग्युए, लगता है 2 मॉन्स्टर्स में झगड़ा हो गया, हम बच गए। एक उम्रदराज स्क्वायर फेस नाइट ने खुशी से कहा। अब क्या करें? झांग्युए नाम के यंग नाइट ने रोनन से पूछा। रोनन ने थूक निकला। खुशी की आंखों में धीरे धीरे किलिंग इंटेंट आई। कुछ भी हो, मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर है। इस स्मॉल ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर के जिस्म से जो पावर निकलती है, अगर ये बड़ा हो गया तो ह्यूमंस के लिए खतरा। रोनन ने जमीन पर पड़ी टूटी हुई सोड उठाई और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। हमारे यहाँ से जिंदा निकलने का कोई चांस नहीं था। मेड्यूसा और ये ड्रैगन टाइप दोनों को यहीं खत्म करना, यही हमारा सबसे बड़ा योगदान है। झांग युए ने सुना, थोड़ा हेजिटेट किया, पर सॉर्ड उठा ली। इनकी बातें क्लियरली सुन चुका था। इनग्रैटिट्यूड, ये वर्ड इन दोनों पर परफेक्टली फिट था। पर मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि प्लान में ये था ही। कॉमेट स्ट्राइक ने पूरी स्टैमिना ड्रेन कर दी थी। इस स्टेट में रिकवर करने का सबसे अच्छा तरीका था लेवल अप। और ह्यूमंस कम लेवल के होते हुए भी एक्सपीरियंस बहुत देते हैं, वैसे भी उन्हें यूज करना था। अगर वो ग्रेटफुल होते तो कॉन्शियंस की वजह से अटैक करना अनकंफर्टेबल होता। इनग्रैटिट्यूड मुझे तो वेलकम था। पर जैसे ही दोनों नाइट्स ने मूव किया और मैंने काउंटर अटैक की तैयारी की, एक जोरदार धमाका हुआ। जहां मेड्यूसा को वॉल में ठोका था, वहां से एक पाइथन अचानक निकली और रोनन की कमर में काट लिया। ये पाइथन मेड्यूसा। मेरा एक्सपीरियंस क्यों नहीं बढ़ा? आसपास स्नेक जैसी आवाजें आने लगी। डंजन में रहते रहते जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बनी थी, उसने तुरंत रिएक्ट किया। एक ड्रैगन क्लॉ से झांग युए का दिल पियर्स किया, लेवल अप, खुद को पीक स्टेट में रिस्टोर किया। क्या हो रहा है? मेड्यूसा मरी नहीं? ये स्नेक्स अभी भी क्यों जिंदा है? तुरंत हेड का स्वेट निकला। अचानक सब क्लियर हो गया। फंस गया। मेडुसा की ह्यूमन हेड शेप तो बस एक बेट थी। उसकी असली बॉडी सिर पर मौजूद सैकड़ों पाइथॉन्स हैं। वो हेड तो सिर्फ एक हब था, कनेक्शन और रीजनरेशन का। अभी सैकड़ों पाइथॉन्स 2 ग्रुप्स में बट गए, आधे मुझ पर, आधे कैट नानबी पर। इन पाइथॉन्स की संख्या बहुत थी, किसी भी एंगल से हमला हो सकता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इन कुछ को मारने से मेड्यूसा पर कोई इफेक्ट नहीं, पर रास्ता था। मैंने एक पाइथन को टेयर किया और कैट नानबे की तरफ नजर डाली। वो सिर्फ एजिलिटी से 5-6 पाइथॉन्स काट पाई। ये ऐसे चला तो ड्रेन होकर मर जाएंगे। मैंने आंखों से कैट नानबे को सिग्नल दिया। इस फॉर्म में मेड्यूसा की कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ गई थी, पर हब हेड के बिना रीजनरेशन एबिलिटी और मैजिक रेजिस्टेंस दोनों गए। बस एक बड़े एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक से सारे पाइथॉन्स को एक साथ मारो, मेड्यूसा हमेशा के लिए खत्म। और मेरे पास एग्जैक्टली वो स्किल थी, टैक्सू ड्रैगन ब्रेथ। हर ड्रैगन के पास बर्थ से या स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक होती है। आसपास मासिव एरिया में ग्रुप डैमेज, साथ में कॉमेट स्ट्राइक। ये स्किल खुद की सारी HP, MP सब कुछ करंट अटैक के जरूरी एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर देती है। यूज के बाद I0 डेथ स्टेट आती है। आखिरी ऑप्शन था इसे यूज करना। कैट नानबे से मिलने के एक पल में उसे एक क्लॉ से उड़ा दिया। लेफ्ट राइट से 200 से ज्यादा पाइथॉन्स आ रहे थे। मैं एक झटके में रुका खड़ा हुआ, मुंह खोला, और नीली आग ने उस डंजन के हर कोने को भर दिया। 200 से ज्यादा पाइथॉन्स को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। वो स्कॉचिंग हीट में डूब गए। पर जलते पाइथॉन्स को देखते हुए मन जरा भी खुश नहीं था, क्योंकि हीट वेव खत्म होने के बाद भी मेडुसा के मरने का कोई एक्सपीरियंस नहीं आया।
सावधानी से चारों तरफ स्कैन किया। तभी एक गोल्डन पाइथन जमीन की वॉल से निकला, मुंह खोला। अगर ये हिट होता तो डेफिनेटली मरता, पर उस लास्ट मोमेंट में जो रॉक के पीछे छुपी थी, कैट नानबी अचानक आई और मुझे ढाल बनाकर सामने आ गई। एक हड्डी टूटने की आवाज। कैट नानबी का आर्म उस गोल्डन पाइथन ने कसकर काट लिया। उसकी पहले से कम ब्लड और सीधे सिंगल डिजिट्स पर आ गई। फिर भी कैट नानबई ने दर्द दबाकर बची हुई ताकत से उस पाइथन को 3-4 टुकड़ों में फाड़ा और फेंक दिया। मैंने डेटा देखा, ये मेडुसा का कोर बीस्ट था। और जो बात सोची भी नहीं थी, मुझे आखिरकार इस थोड़ी सी बेवकूफ कैट ने ही बचाया। उसकी टूटी हुई आर्म देखकर यही तो प्लान था ना, म्याओ। कोर बीस्ट मारो और ये कमीना मरे। हम दोनों ने डील की थी, तुम लेयर 3 जाओ, मैं लेयर 2 की क्वीन। और तुमने अभी मुझे बचाया भी, तो मैं नहीं मर सकती, म्याओ। कैट नानबी की सिंपल सी बात सुनकर हल्की हंसी आई। फिर पहले वाले ह्यूमंस की इंग्रेटिट्यूड याद आई। शायद अब से ह्यूमन सुपीरियर वाली सोच थोड़ी बदलनी होगी। फिर मेड्यूसा के सामने गया, एक पांव से उसका सिर कुचला और मुंह में डालकर 2-3 बार चबाया और निगल लिया। मैं क्वेस्ट कंप्लीट, अनलॉक पॉइंट्स क्रेडिटेड, करंट लेवल रेज टू LV20, इवोल्यूशन कंडीशंस मेट। मिशन कंप्लीट की आवाज सुनकर आखिरकार चैन की सांस आई। जमीन पर बैठ गया, हांफते हुए ठीक से सांस लिया। उसी वक्त कैट नानबे ने खुशी से मुझे कसकर गले लगा लिया और अपने फेस को मेरे फेस पर रगड़ने लगी। यह ह्यूमन फॉर्म कैट नानबे का एम्ब्रेस सच में इंप्रेसिव था। फिर हीलिंग और फोकस से उसके वुंड्स ठीक किए। आसपास देखा, मेडुसा की मौत से लेयर 3 का रास्ता खुल गया था। जाने की तैयारी में था कि कैट नानबे ने रोका। हम लेयर 2 में अनबीटेबल हैं, म्याओ। ये कहते हुए रुकी। कुछ याद आया, चेहरा लाल हो गया, जोर से बोली, तुम स्मार्ट हो, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं लेयर 2 की क्वीन बनूंगी, तुम मेरे एडवाइजर। मुझे थोड़ी हंसी आई। समझ नहीं आया ये कैट अचानक ऐसा क्यों सोच रही है। फिर कूल टोन में बोला, नहीं, मुझे नीला आसमान और गर्म धूप ज्यादा पसंद है। ये कहकर एक कदम आगे बढ़ाया और लेयर 3 में कूद गया। कैट नानबे पीछे आना चाहती थी, पर रास्ता बंद हो रहा था। अंदर से एक गुड बाय की आवाज आई। लेयर 2 में अब कोई थ्रेट नहीं है, फिर मिलेंगे कैट नानबे। उसके लिए लेयर 3 शायद डेड एंड हो, पर मेरे लिए यह फ्रीडम का रास्ता था। और ये सेकंड मुझे पछताना पड़ा। लेयर 1 था रॉक केव्स, लेयर 2 था मड और अंडरग्राउंड होल्स, पर लेयर 3 यह एक बर्फीली दुनिया थी। जहां तक नजर जाए सफेद बर्फ, टेम्परेचर लगभग -150 डिग्री। तुरंत एवोल्यूशन ऑप्शंस खोले। पहले 3 ऑप्शन सेम थे, पर इस बार एक चौथा ऑप्शन दिखा। माइक्रो आइस ड्रैगन रेयर ब्लड लाइन, एक्सट्रीम कोल्ड में हीट की स्ट्रॉन्ग डिजायर होने पर अनलॉक होता है। पैसिव स्किल, आइस इम्यूनिटी। ब्लड लगातार कोल्ड की वजह से गिर रही थी। बिना सोचे माइक्रो आइस ड्रैगन चूज किया। पिछली बार की तरह सिस्टम की वार्म वॉइस के साथ पूरे जिस्म की ब्लैक पर्पल स्केल्स झड़ गईं। जैसे ही नई अपीयरेंस देखने की कोशिश की, ऊपर से एक फेमिलियर चीख आई। तुरंत ऊपर देखा, एक बड़ा सा ब्लैक रॉक तेजी से आ रहा था। स्टोन रोड थी, डॉज भी नहीं हो सका, सीधे सिर पर। मैंने कहा था डॉज करो, म्याओ। थोड़ी एक्सप्लोर करने के बाद पता चला लेयर 3 लेयर 1 और 2 से बिल्कुल अलग था। पूरी स्नो वाइट आइस वर्ल्ड। यहाँ के मॉन्स्टर्स भी सेमी ट्रांसपेरेंट आइस जैसे थे, बिल्कुल आइस स्कल्पचर्स जैसे दिखते थे। लेवल्स भी सब 70+ थे। जल्दी लेयर 3 ब्रेक करने के लिए कैप्टन बे और मैंने डिसाइड किया, पहले यहाँ मॉन्स्टर्स हंट करके लेवल बढ़ाएंगे। इस तरह 10-12 दिनों की इंटेंस हंटिंग और हजारों आइस स्कल्प्टेड मॉन्स्टर्स किल करने के बाद मेरा लेवल आया सेकंड एवोल्यूशन 8th लेवल। हर एवोल्यूशन के बाद लेवल रीसेट होता है। अभी मैं इफेक्टिवली डंजन के लेवल 88 मॉन्स्टर के बराबर था। कैट नानबे टीम में होने की वजह से वो भी लेवल 51 से 62 तक पहुंची। और जैसे जैसे लेवल बढ़ा, लेयर 3 की वैली में कुछ अजीब दिखने लगा। वैली के बाहर के क्रीचर्स का लेवल लोअर था, इसलिए इन दिनों बाहर ज्यादा हंट किया। बाहर के क्रिम्सन स्नो वुल्व्स भी आइस जैसे दिखते थे, हाफ ट्रांसपेरेंट बॉडी, वाइट फ्लैश, पर वो लिविंग क्रीचर्स थे। पर वैली के अंदर के स्नो वुल्व्स, प्योर आइस बॉडी, खून नहीं, फ्लैश नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब लेवल 5 था, एक वुल्फ मारने पर 200 एक्सपीरियंस मिलता था, पर अब लेवल 8 है। एनहांस ग्रोथ डबल एक्सपीरियंस के बाद भी एक वुल्फ से सिर्फ 50 एक्सपीरियंस। ये एक स्केरी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा था। कैट नानबई को साथ लेकर वैली की गहराई में घुसा। रास्ते में हर टाइप के मॉन्स्टर्स मिले, पर बिना एक्सेप्शन के सब आइस बॉय। कोई इंटेलिजेंस नहीं, विजडम नहीं, कम्युनिकेशन नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात, एक जगह एक प्योर आइस बॉडी का इंसान दिखा। इसने कंफर्म किया, इस वैली के सारे मॉन्स्टर्स समन क्रीचर्स हैं। वैली के अंदर बेसिकली कोई अपना मॉन्स्टर नहीं, यानी जो इन्हें समन कर रहा है वो खुद भी बेहद स्ट्रांग होगा। ये लेयर 3 का BOSS था, आइस एम्परर। मैं और कैट नानबे 3 दिनों तक क्वाइटली मूव करते रहे। लगातार समन क्रीचर्स किल करते हुए मेरा लेवल आया सेकंड एवोल्यूशन 11th लेवल। कैट नानबे पहुंची लेवल 75, पर लेवलिंग से बॉडी रिकवर होती है, मेंटल थकान नहीं। कैट नानबे लड़खड़ाते हुए चल रही थी, थक गई। लेयर 3 BOSS एकदम पास है, आराम करना है तो बाद में, थोड़ा और। कैट नानबे का चेहरा उतरा, क्लियरली मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। दांत भींचकर पीछे आती रही। डॉग थिंग, तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। BOSS मारने पर इतना अड़े क्यों हो? जल्दी लेवल अप करना है, लेवायथन को मारना है और ये खराब डंजन छोड़ना है। बात सिंपल और क्लियर थी। जो भी हो, मैं अंदर से इंसान हूँ।
एक शांत आरामदेह जिंदगी की चाहत है। यह डंजन मेरी जगह नहीं है। कैट नानबे कुछ और कहना चाहती थी, पर मेरी बेखौफ आंखें देखकर उसने बस होंठ दबाए और आगे बढ़ी। तभी वैली के आगे एक ओपन ग्राउंड दिखी। एक पल को रुका। चलना बंद क्यों किया? म्याओ। लेयर 3 BOSS मिल गया। मेरी नज़र के डायरेक्शन में कैट नानबे ने झांका। एक वाइड ओपन प्लेन पर एक विशाल आइस फीनिक्स अपने आइस नेस्ट के सेंटर में बैठी थी, जैसे हमारा इंतजार कर रही हो। आइस फीनिक्स LV 176, रेयर सेमी अपर मॉन्स्टर, अपीयरेंस वैल्यू एक्सट्रीमली हाई। पहली बार ऐसा मॉन्स्टर देखा जिसका 6 स्टैट पैनल में 4 नंबर्स 5 डिजिट्स में थे। यह सिर्फ लेयर 3 का BOSS था। डेटा तो भयानक था, पर डेटा सब कुछ नहीं होता। स्किल्स, टैक्टिक्स और बैटल इंस्टिंक्ट, यही असली विनर डिसाइड करते हैं। एक कदम आगे बढ़ाया। सोचा नहीं था आइस फिनिक्स ने खुद बात शुरू की। मेरी शांति को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? दुश्मन से बात करने का मौका था। तुम्हारे नेस्ट के नीचे लेयर 4 का एंट्रेंस है। हमें लेयर 4 जाना है। अगर तुम रास्ता दे दो, हम दोनों को लड़कर जान देने की जरूरत नहीं। आइस फिनिक्स ने अपना क्रिस्टल क्लियर नेक हिलाया। लंबे पॉज के बाद बोली, मैं बस यहाँ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। मैंने एक बार उसके नीचे देखा। वहाँ एक और छोटी आइस फिनिक्स की हड्डियां थीं। वो तुम्हारे बच्चे हैं? आइस फिनिक्स ने जवाब नहीं दिया, बस अपने बच्चे की हड्डियों को प्यार से देखती रही, जैसे वो अभी जिंदा हो। इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे उसकी स्टोरी से कोई सिंपथी नहीं, बस लेयर 4 जाना था। फाइट की तैयारी में आ गया। कैट नानबे ने थोड़ा रिलेक्टेंटली पोज लिया। कोई सिंपथी नहीं थी, सिर्फ लग रहा था कि चांस नहीं है। जो भी तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच हुआ, मुझे नहीं पता। मुझे बस लेयर 4 चाहिए। आइस फिनिक्स ने ऊपर देखा, मेरी बात सुनी और एक और अजीब बात बोली। ऐसा ही था। आखिरी पेशेंस खत्म हुई। पल्स की फोर्स यूज करते हुए एक ब्लू मिसाइल बनकर आइस फिनिक्स पर अटैक किया। मुंह खोला और एक के बाद 3 टैक्सू ड्रैगन ब्रेथ शॉट्स फायर किए। कैट नानबे के दोनों फोरलिम्स तेजी से घूमे और दर्जनों ब्लेड लाइक अटैक्स आइस फिनिक्स पर बरसे। उसकी ब्लड सीधे एक 5वें पर आ गई। पर इस पर मुझे जरा खुशी नहीं हुई, बल्कि एंग्जाइटी बढ़ी, क्योंकि इस पूरी फाइट के दौरान आइस फिनिक्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई। वो अपनी जगह से हिली भी नहीं, एक लॉक की तरह बस बैठी रही। ये बैटल इंस्टिंक्ट ने मुझे हेजिटेट कराया। आखिरी टाइक्सू ड्रैगन ब्रेथ शॉट फायर करने जा रहा था कि वैली की दर्जनों क्रैक से एक साथ आइस टाइप मॉन्स्टर्स निकले, और जो अब तक एक माउंटेन की तरह स्टिल बैठी थी, आइस फिनिक्स ने अचानक अपने विंग्स खोले। पास आए आइस मॉन्स्टर्स की बॉडी जैसे मेल्ट हो रही हो, पीस बाय पीस डिसॉल्व होने लगे। सब आइस वाटर बनकर आइस फिनिक्स के अंदर घुस गए। उसकी बैरली बची ब्लड इंस्टेंटली पीक पर आ गई। उस पल दिल एकदम गहराई में जा गिरा, और आइस फिनिक्स बस एक ब्रेथ में मेरा पूरा ट्रंक फ्रीज हो गया। कॉन्शियसनेस तेजी से बॉडी से निकलने लगी। उसी धुंध में एक आवाज सुनाई दी, डॉग थिंग भागो, हम इसके मैच नहीं है। इसके बाद सब ब्लैक। जब कॉन्शियसनेस वापस आई, पता नहीं कितना वक्त बीत चुका था। आंखें खुली तो वो वैली नहीं थी। सामने एक लगभग 200 साल के बूढ़े जैसा मॉन्स्टर था। मुस्कुराते हुए बोला, जाग गए। 1 मिनट बाद मैं जमीन पर हाफते हुए बैठा था। पीछे मुड़कर आसमान की तरफ देखा। अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। यह विशाल अजीब मॉन्स्टर बेहोशी में मुझे खा सकता था, पर उसने नहीं खाया, बल्कि अपनी ह्यूज बॉडी से ढककर एक दिन रात मेरा इंतजार किया। डंजन में भी अच्छे लोग हैं। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। वो, क्या तुमने मुझे बचाया? मैंने झिझकते हुए पूछा। वो मॉन्स्टर काफी हैरान लगा। तुम माइंड लिंक यूज कर सकते हो? अरे अभी बात तो हुई ही। बूढ़े मॉन्स्टर ने जरा कंफ्यूज्ड होकर कहा, माफ करना, बहुत पुराना हूँ, मेमोरी थोड़ी वीक है। पर ये तुम्हारे फ्रेंड ने कहा था। मेरी फ्रेंड? वो कैट गर्ल, तुम भूल गए? वो कैट नानबे। ये सुनते ही मैं वहीं शॉक में फ्रीज हो गया। यादें एक एक करके वापस आई। आइस फिनिक्स की फ्रीजिंग ब्रेथ ने पूरा जिस्म जाम कर दिया था। पर उसी मोमेंट में कैट नानबेई सामने आई और पूरी ताकत लगाकर मुझे आइस फिनिक्स के नेस्ट से बाहर फेंक दिया था। सब याद आते ही मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। एक अदृश्य हाथ ने जैसे दिल को मुट्ठी में ले लिया। एक जोरदार शौक और बेबसी, जैसे तूफान में डूब रहा हूं। अगर थोड़ा और केयरफुल होता तो ये होता ही नहीं। कैट नानबे न होती तो आइस एम्परर के हाथों मरने वाला मैं था, वो नहीं। उन एंशिएंट वॉर्स में मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स थे। पर तुम लग रहे नहीं कि बहुत दुखी हो। वो कैट ही तुम्हारी फ्रेंड थी ना? बूढ़े मॉन्स्टर को थोड़ा समझ नहीं आया। वो मेरी फ्रेंड है, एक बेवकूफ सी कैट। उसने जान देकर मुझे बचाया। तो तुम्हें रोना आना चाहिए ना? लगता नहीं। मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? रो? मैंने पलटकर वैली की तरफ कदम बढ़ाए। बूढ़े मॉन्स्टर ने तुरंत सामने आकर रोका। रोको? क्यों? क्योंकि एक जवान मॉन्स्टर को मरने जाते देख रहा हूँ। बड़े का फर्ज है। कैट नानबेई मेरी वजह से गई, उसका बदला लेना मेरी जिम्मेदारी है। ये शब्द दिल की गहराई से निकले थे। टोन में पूरी सर्टेनिटी थी। बूढ़े मॉन्स्टर ने जवाब नहीं दिया, बस नजर थोड़ी नीचे की। देखा, मेरे दोनों ड्रैगन क्लॉज कसकर बंद थे। ब्लू ब्लड उंगलियों के बीच से बह रहा था। बूढ़े मॉन्स्टर ने एक हल्की स्माइल दी, जैसे कोई पुरानी अच्छी याद आई। देर बाद बोला, अगर मैं कहूँ तुम्हारी वो फ्रेंड मरी नहीं। ये सुनते ही जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला। एक झटके से पीछे मुड़ा। बूढ़े मॉन्स्टर की मुस्कान जेन्युइन लग रही थी, झूठ नहीं लगा। आइस फिनिक्स की स्केलेटन डिवाइन पपेट स्किल बेहद पावरफुल है। एंशियंट पीरियड से आज तक 10 से कम बींग्स ने यह स्किल पोजेस की है। यह दुनिया की सबसे रेयर स्किल्स में से एक है। नॉर्मल समनिंग में समन्ड क्रीचर ओरिजिनल से कमजोर होती है, पर यह स्किल एक कॉपी नहीं, बल्कि एक फॉर्म ऑफ कैप्चर है। जीव को ट्रैप करके मारती है, पर सोल को प्रिजर्व करके आइस से नया बॉडी बनाती है,
सिंपल समन नहीं बल्कि ये एक पपेट बना दिया जाता है। इसीलिए उनकी समन क्रीचर्स को मारने पर भी एक्सपीरियंस मिलता था। लेयर 3 में मिला हर मॉन्स्टर आइस फिनिक्स का पपेट था। आज लेयर 3 पूरी तरह आइस फिनिक्स के कंट्रोल में है। नॉर्मल लेवल वाले को छोड़, जिसमें भी थोड़ी पावर थी, आइस फिनिक्स ने उसे पपेट बना लिया। यह शॉकिंग फैक्ट बचाना मुश्किल था, पर कैट नानबे के जिंदा होने से इसका क्या कनेक्शन? बूढ़े मॉन्स्टर ने जवाब दिया, स्केलेटन डिवाइन पपेट स्किल की वीकनेस यह है कि काम करने में बहुत वक्त लगता है। आइस एट्रीब्यूट को सेल बाय सेल रिप्लेस करते हुए धीरे धीरे बॉडी चेंज होती है, तब जाकर कंप्लीट सोल प्रिजर्व होती है। उस कैट गर्ल की एबिलिटी देखते हुए इस प्रोसेस में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। अगर 2 हफ्ते के अंदर आइस फिनिक्स को मार दो, उस कैट को हीलिंग मैजिक से वापस लाया जा सकता है। 2 हफ्ते, यह सुनते ही एक उम्मीद जागी। माँ की मौत का जख्म बहुत गहरा था। कैट नानबे भी चली जाती तो शायद गिल्ड जिंदगी भर नहीं जाती। ये न्यूज़ एक इंजेक्शन की तरह थी। कैट नानबे को कैप्चर करवाना मेरी केयरलेसनेस थी, उसे वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया सीनियर, मुझे पता है क्या करना है। बूढ़े मॉन्स्टर ने खुलकर हंसा, मैं बहुत पुराना हो गया हूँ। एक छोटे ड्रैगन को देखा तो मदद कर दी। बोरियत दूर करने का तरीका, पिग ड्रैगन। यह सुनकर झटका लगा। अब मैं माइक्रो आइस ड्रैगन हूँ। 2 एवोल्यूशन से पिग ड्रैगन ब्लडलाइन तो छुप गई थी। ये बूढ़ा कैसे जान गया? ये सोचते हुए कुछ ऑफ लगा, क्योंकि उसने कहा था लेयर 3 में ऑर्डिनरी फिश को छोड़कर सब आइस फिनिक्स के पपेट हैं। पर यह बूढ़ा मॉन्स्टर इतना विशाल था, ऑर्डिनरी फिश तो बिल्कुल नहीं लगता। फिर ये आइस फिनिक्स के पेट से कैसे बचा? बूढ़े मॉन्स्टर ने जैसे मेरी सोच को पढ़ा, तुम्हारे पास भी रेयर स्किल है ट्रूथ। ये एक लेजेंडरी स्किल है। एंशिएंट पीरियड में तुम्हें छोड़कर मैंने सिर्फ एक गॉड को यह स्किल यूज करते देखा है। अभी ट्रूथ से देखो, सब क्लियर हो जाएगा। उस मोमेंट में हैरानी की सीमाओं से बाहर था। इसे मेरी ट्रूथ स्किल का भी पता था। तो सीनियर, माफ करना। एक गहरी सांस ली और सिर उठाया। उस विशाल अजीब मॉन्स्टर पर ट्रूथ यूज किया, पर जैसे ही उसका डेटा देखा, एक पल के लिए आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोनों पांव कमजोर पड़े और धड़ाम से बैठ गया, क्योंकि ये मॉन्स्टर लेवायथान से भी ऊंचे लेवल का था। ऑब्जेक्ट बेबीलोन, लेवल 413, टाइप अल्ट्रा डिवाइन बीस्ट। तुम कौन हो? उस मोमेंट में आवाज भी कांप रही थी, पर बेबीलोन ने बस स्माइल दी। उसने नीला आसमान देखा, जैसे कोई अच्छी याद आई हो, और फिर धीरे से बोला, जिसने लाखों डिमोनिक गॉड से युद्ध किया और उंगलियों के बीच दिन रात बिखेर दिए। अब एक संसार जो पूर्ण है, शांत है, दूर है, बिना नाम के। पता चला जब गॉड्स ने ओरिजिनली डंजन बनाया था, इसे ड्यूअल BOSS स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया था, पर बाद में बेबीलोन को युद्ध और सब चीजों से थकान हो गई और बढ़ती उम्र के साथ सबसे कंफर्टेबल लेयर 3 में आ गया। बाकी सब ज्यादा पावरफुल लेवायथन को दे दिया। उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सुनकर थोड़ी हंसी आई। सोचा नहीं था आधे डंजन को कॉन्कर करते करते दोनों फाइनल BOSS मिल चुके। ये लक था या अनलक पता नहीं, पर कम से कम लेवायथन के उलट बेबीलोन से बात हो सकती थी। कोई इवल नहीं था। क्या मैं सच में आइस फिनिक्स को मार सकता हूँ और कैट नानबे को बचा सकता हूँ? बेबीलोन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। बेबीलोन और लेवायथन को साथ रखकर डंजन का फाइनल बॉस बनाने की वजह लेवायथन था वॉरियर, बेबीलोन था वाइज मैन। बेबीलोन ने थोड़ी देर सोचा, फिर उल्टे पूछा, ये डंजन है, आज तक जो मॉन्स्टर्स तुमने किल किए, क्या कोई था जो तुमसे लेवल में नीचे था? बेबीलोन की जेंटल नजर ने एक पल के लिए जिस्म को जैसे फ्रीज कर दिया। ये सिर्फ गुडविल नहीं था, एक वाइज मैन की एक बात में 1000 शब्दों का सार था। इस बात का मीनिंग तुरंत समझा गया। बेबीलोन चाहे जितना भी डिटैच्ड हो, आखिरकार डंजन का BOSS है। आइस फीनिक्स भी BOSS है। वो तुम्हें आइस फीनिक्स को किल करने का मेथड नहीं बताएगा। उसे डंजन के जज की पोजीशन से देखो, वो खुद उसका वेस्टर्न काउंटरपार्ट है। पर फाइनल BOSS होकर किसी और BOSS को किल करने में मदद करना ये पॉसिबल नहीं। सर झुकाकर सोचा, फिर उठा। शुक्रिया सीनियर, मुझे सब समझ आ गया। फिर मुड़कर आइस वैली की तरफ चल पड़ा। 2 हफ्ते नहीं, 10 दिन। अनकॉन्शियस रहने का वक्त निकालें तो सिर्फ 9 दिन बचे। ये टाइम बेकार नहीं था। आइस वैली के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ, 10 किलो से ज्यादा का एक आइस बॉल उठाया, पूरी ताकत लगाकर पर्ल स्किल के साथ वैली के अंदर फेंका। उस ताकत ने आइस बॉल को कैनन बॉल जैसी स्पीड दी। 1000 मीटर दूर आइस वॉल पर जा लगा। तेज आवाज ने आइस वॉल पर बैठे वैली के आइस स्पिरिट मॉन्स्टर्स को जगा दिया। एक पल में वैली के एंट्रेंस के पास 2-3 हजार आइस स्पिरिट मॉन्स्टर्स उड़ रहे थे। उन्हें देखकर एक ट्विस्टेड स्माइल आई। आइस फीनिक्स इन पपेट्स के जरिए अपना ब्लड रिस्टोर करती है। इस पावर की वजह से जब तक आइस पपेट्स हैं, तब तक आइस फीनिक्स प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। तो उसकी ये पावर छीन लो और खुद को भी स्ट्रांग बनाओ। वैली में दोबारा घुसने से पहले 40 अनलॉक पॉइंट्स लगाकर एनहांस ग्रोथ LV2 कर लिया। ये स्किल नॉन कॉम्बैट स्टेट में ऑटोमेटिकली हर मिनट 2 एक्सपीरियंस देती है। किल से एक्सपीरियंस 4x होता है। उन सामने खड़े आइस स्पिरिट मॉन्स्टर्स को देखा। ड्रैगन क्रॉस से एक पॉइंटर दिया। 9 दिनों में आइस वैली की सफाई, तुम पहले बैच हो। इस तरह वक्त बीतता गया। 6 दिन, आखिरी प्योर ब्लड टैडपोल बीस्ट पपेट गिरा। मेरी बॉडी भी सॉफ्ट होकर ढेर हो गई। सिस्टम प्योर ब्लड टैडपोल बीस्ट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्शन रिवॉर्ड 20 अनलॉक पॉइंट्स। टोटल अनलॉक पॉइंट्स 416। लेवल रेज टू LV16। ये 11वीं स्पीशीज थी जो मैंने इस वैली में एक्सटिंक्ट की। 6 दिनों में कितनी बार ही लिमिट तक पहुंचा। अब जो लेवल है, उससे भी अगर ये आखिरी 2 स्पीशीज किल करूं तो एक लेवल भी नहीं बढ़ेगा, पर यह करना जरूरी था।
सिर्फ आइस फिनिक्स की इमॉर्टैलिटी को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, इससे टोटल 90 अनलॉक पॉइंट्स भी मिलते। जीत के लिए 2 स्किल्स जरूर अनलॉक करनी थी। उधर वैली की डेप्थ में आइस फिनिक्स बैठी एक आइस एग को देख रही थी, कंफ्यूज थी। इतना वक्त हो गया, 75 लेवल की ये मॉन्स्टर तो अब तक डिसॉल्व होकर इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच जानी चाहिए थी, पर आइस एग के अंदर कैट नानबे लगभग 20% स्किन कोरोड होने के बावजूद बाकी बॉडी में कोई चेंज नहीं था। आइस फिनिक्स को सेंस हो रहा था उस कैट की कॉन्शियसनेस की गहराई में एक बेहद स्ट्रांग फीलिंग थी, और वही फीलिंग उसके बॉडी की वाइटैलिटी को फ्रीज नहीं होने दे रही थी। स्केलेटन डिवाइन पपेट इतना स्लो क्यों था, ये उसकी वजह थी। पर कितनी भी स्ट्रांग विल पावर हो, एक दिन टूटती है। आइस फिनिक्स की आंखों में अब कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, बल्कि एक पॉजिटिवनेस थी। उसके लिए ये सबसे परफेक्ट पपेट बन सकती थी। पर तभी एक आवाज ने आइस नेस्ट की शांति को तोड़ दिया। आइस फिनिक्स का पूरा जिस्म एक झटके से खड़ा हो गया। नजर उठाई और यकीन नहीं हुआ। इस अटैक की पावर देखी, फिर ही आई। 9 दिनों में मेरी किलिंग इंटेंट 10 गुना बढ़ गई थी। ठंडी आंखों से आइस फिनिक्स को देखा। आवाज फ्लैट थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया दूसरों की चीजें नहीं लेते, वो मेरी गर्ल है, वापस दो। दोबारा मिलने पर आइस फिनिक्स की नज़र में पहले वाला कंटेम्प्ट नहीं था। उसने एक्चुअली मुझे एक थ्रेट की तरह देखा। 9 दिन पहले आइस फिनिक्स को भी हरानी थी, लेयर 3 में इतना पावरफुल मॉन्स्टर कहाँ से। पर वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डिनरी फिश लगा था, ज़्यादा नहीं। पर सिर्फ 9 दिनों में उसने इस छोटे जीव में एक ज़बरदस्त चेंज देखा। कैट नानबे अब ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती, वक्त बर्बाद नहीं करना था। बिना कुछ बोले एक स्टेप आगे आया, पूरा जिस्म एक शूटिंग स्टार की तरह आइस फिनिक्स के फेस पर डायरेक्टली एक किक मारी। इतना पावरफुल था कि एक आर्क शॉक वेव ने जमीन को ब्लेड की तरह चीर दिया। शॉक से निकलते ही आइस फीनिक्स की आंखें खुली। तुरंत एक आइस ब्रेथ मुंह से निकली, पर ब्रेथ निकलते ही आइस फीनिक्स ने देखा जो अभी सामने था वो जैसे टेलीपोर्ट होकर गायब हो गया। ऊपर देखो, मेरी आवाज सीधे ऊपर से आई। आइस फिनिक्स ने तुरंत ऊपर देखा। पता नहीं कब मैं 1 किलोमीटर की हाइट पर पहुंच चुका था। मुंह में टैक्सू ड्रैगन ब्रेथ की इतनी हाई टेम्परेचर थी कि आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हो रहा था। पिछली बार 4 टैक्सू शॉट्स झेलकर आइस फिनिक्स ने बस अपनी इमॉर्टैलिटी की वजह से इग्नोर किया था। पूरी ताकत से दोनों को एंटरटेन माना था। पर इस बार अलग था। 1000 साल की सिक्स सेंस ने बताया, अगर इस बार डिफेंड नहीं किया तो भले मरे नहीं और सारी कॉम्बैट एबिलिटी खत्म हो जाएगी। 1,000th ऑफ अ सेकंड में आइस फिनिक्स ने अनइमेजिनेबल मैजिक यूज की। ऊपर एक के बाद एक आइस शील्ड्स बनाए। 5 लेयर्स खुल गईं। आइस फिनिक्स के ऊपर एक अनब्रेकेबल फोर्ट्रेस बन गई। टैक्सू स्काई कैनन मुंह से सैकड़ों मीटर्स लंबा फायर स्टोन निकला। पूरा आसमान एक फायरी रेड हो गया। पहली शील्ड टच करने से पहले ही इंस्टेंट वेपराइज, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। आइस फिनिक्स का रंग उड़ गया। आखिरी आइस फ्रॉस्ट लेयर इंस्टेंटली पियर्स हो गई। वो फायरस्टोन आइस फिनिक्स के बॉडी को सीधे तोड़ता हुआ आइस नेस्ट तक पहुंचा। वैली में आइस फिनिक्स की एक हॉन्टिंग चीख गूंजी। एक ही हिट में उसकी आधी ब्लड कट। अगर 5 आइस फर्स्ट लेयर्स ना होती, तड़पती आइस फिनिक्स के सामने मैंने एक पल के लिए भी गार्ड नहीं छोड़ी। फुल पावर स्टांस में था। अभी वाला अटैक सिर्फ टाइक्सू ड्रैगन ब्रेथ को डिस्पर्शन कंट्रोल से कॉन्सेंट्रेट करने का सिंपल ट्रिक नहीं था। 300 अनलॉक पॉइंट्स खर्च करके अनलॉक की एडवांस टैलेंट स्किल टैक्स ड्रैगन ब्रेथ की अपर स्किल टैक्स स्काई कैनन है। ये वो स्किल है जो गॉड्स के पास भी नहीं होती। ड्रैगन क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट टेक्निक। आइस फिनिक्स ने बेरली यकीन होते हुए कहा, चाहे स्किल कितनी भी पावरफुल हो, तुम्हारी पावर तो मुझसे कम है। ये कैसे? तुम्हारे जैसे लेवल के मॉन्स्टर के पास आइडेंटिफिकेशन स्किल होते हैं, खुद देख लो। मैंने शांत टोन कहा, आइडेंटिफिकेशन स्किल एक कॉमन स्किल है। इफेक्ट ट्रूथ की सिंप्लीफाइड वर्जन है। ट्रूथ की अदर एबिलिटीज नहीं होती, पर दूसरों का लेवल और स्टैट्स उसी तरह चेक होता है। फाइट से पहले एनिमी का लेवल चेक करना सभी फाइटर्स का बेसिक। 9 दिन पहले मेरे स्टैट्स देख चुके थे, इसलिए इस बार आइस फिनिक्स ने चेक नहीं किया। आज दोबारा स्टैट्स देखते ही आइस फिनिक्स की प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। खासकर एक स्पेसिफिक स्किल देखकर बहुत बड़ा शॉक लगा। ब्लड लाइन ऑप्टिमाइजेशन ओनर की फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमम पॉइंट पर एडजस्ट करती है। सारी एट्रीब्यूट्स परमानेंटली 50% बूस्ट। सभी बफ इफेक्ट्स, फ्यूचर लेवल अप से मिली एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूड, सब इसमें काउंट होते हैं। साथ ही जब लेवल खुद से ऊंचे दुश्मन से फेस करो तो ओनर को लेवल कॉम्पनसेशन मिलती है, लेवल प्रेशर को नेगेट करने के लिए। मैक्सिमम 40 लेवल कॉम्पनसेशन। स्किल ट्री ने टैक्सो स्काई कैनन के साथ ये भी हाईएस्ट टीयर स्किल ग्रुप में था। 200 अनलॉक पॉइंट्स, यह एट्रीब्यूट बूस्ट एक एवोल्यूशन के बराबर था, और 40 लेवल कॉम्पनसेशन ने आइस फिनिक्स का लेवल प्रेशर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल कर दिया। फिर था अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन। पहले यूजलेस लगती थी, पर अब काम आई। 5 अनलॉक पॉइंट्स, 10 सेकंड से ज़्यादा विदाउट डैमेज या एमपी यूज तो स्लोली ब्लड और एमपी रिकवर होती है। 505 अनलॉक पॉइंट्स, प्रैक्टिकली सारी सेविंग्स। इसी ने मुझे आइस फिनिक्स से फाइट करने का कॉन्फिडेंस दिया। तुम भी क्या मेरे चाइल्ड की उस पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हो? आइस फिनिक्स ने एक बड़ी दहाड़ मारी, विंग्स खोले। मेरी इस ड्रास्टिक चेंज के सामने आइस फिनिक्स को सीरियस होना पड़ा। आइस वैली के आइस पपेट्स यूज करके ब्लड रिस्टोर करना, फिर न्यूमेरिकल एडवांटेज से दबाना, यही आइस फिनिक्स का लेयर 3 में अनडिफिटेड रहने का तरीका था। पर अनफॉर्चुनेटली पूरे 10 सेकंड्स में एक भी आइस पपेट आइस नेस्ट के पास नहीं आया। अजीब लग रहा है ना? मैंने साइडवेज हेड टिल्ट किया। आइस फिनिक्स को तभी रियलाइज हुआ, बिग प्रॉब्लम। स्केलेटन डिवाइन पपेट और ऑर्डिनरी समनिंग में ये डिफरेंस है।
क्रिएटेड आइस पपेट्स को एक्चुअल लाइफ होती है। इन्हें कंट्रोल करने में एनॉर्मस मेंटल एनर्जी लगती है। ज़्यादा कंट्रोल करो, सिंपल कमांड्स ही दे सकते हो। सेंस भी नहीं होती कि पपेट्स को अटैक हुआ या नहीं। इस वैली में कम से कम 3 लाख आइस पपेट्स थे। उन्हें प्रॉपरली सेंस करने के लिए सेंस एट्रीब्यूट को 3 मिलियन होना पड़ता। लेवायथन भी इतना नहीं रख सकता। आइस फिनिक्स को कोई आइडिया नहीं हो सकता था कि मैंने उन पपेट्स को किल किया। उस मोमेंट आइस फिनिक्स की फीलिंग एक डीप कोल्ड में डूबने जैसी थी। उसने इमेजिन नहीं किया था ये छोटा ड्रैगन स्केलेटन डिवाइन पपेट की बिगेस्ट वीकनेस को पकड़ लेगा और सच में वैली के लाखों आइस पपेट मॉन्स्टर्स को मार देगा। तुम्हारे आइस पपेट्स सच में पावरफुल थे। तुम भी लेयर 3 में लेजिटिमेटली क्वीन बन सकती थी, पर तुम पास्ट में बहुत अटकी हुई हो। मेरी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है। सामने ही अपनों को मरते देखा। बेबीलोन ने तुम्हारी स्टोरी बताई थी। जो मुझे आइस फिनिक्स से जीत मिली वो इसलिए कि मेरी नजर हमेशा आगे रहती है। अपनों का ब्लड मुझे ताकत देता है, पर तुम अपनों से बाउंड हो। बेबीलोन, ये नाम सुनते ही आइस फिनिक्स का जिस्म थरथरा गया। आंखें अचानक वायलेंट हो गईं। वो बूढ़ा आइस फिनिक्स ने एक विंग स्विंग से अनइमेजिनेबल वर्ल्डविंड क्रिएट की। पूरी बॉडी की मैजिक दोनों विंग्स में कॉन्सेंट्रेट हो गई। क्रिस्टल लाइक विंग्स ने एक डैजलिंग 7 कलर ग्लो दिखाई। ये देखते ही फेस सीरियस हो गया। आइस फिनिक्स का फाइनल ऑल आउट अटैक आने वाला था। विंग से लाइट पीक तक पहुंची। आइस फिनिक्स ने विंग्स को एक झटके से क्लोज किया। अनइमेजिनेबल मैजिक सर्ज हुई। जहां से भी गई हवा भी सॉलिड बन गई। पर उस मोमेंट अल्ट्रा स्पीड रीजनरेशन यूज करके पूरी ब्लड रिस्टोर कर चुका था और खुद की स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी यूज की। कॉमेट स्ट्राइक प्लस टैक्शू स्काई कैनन, जैसे एक सनस्प्यू हो रहा हो। इतनी हीट जिसने दुनिया को फ्रीज करने से रोका। बर्फीली हवा और आग का क्लैश। एक अनइमेजिनेबल क्रिम्सन लाइट बर्स्ट। एक जमाने में जब डंजन की शुरुआत हुई थी तब एक केओस था। एंशियंट पीरियड में कैप्चर किए गए मॉन्स्टर्स ने 5 लेयर्स की टेरिटरी के लिए एक दूसरे को मारा। उस हजारों साल की लड़ाई में एक फीनिक्स पैदा हुई। उसने अकेले एक पूरे लेयर की लड़ाई शांत कर दी। उस 5 लेयर डंजन में एक ऐसी जगह बनाई जहां सिर्फ पीस था। वहां फ्लावर्स थे, वार्मथ थी, पूरी जमीन उससे भरी थी। यहां तक कि फाइनल BOSS में से एक बेबीलोन भी लेयर 3 आकर यहाँ की क्वाइट लाइफ एंजॉय करता था। बाद में फीनिक्स ने अपनी निर्वाणा एबिलिटी का यूज करके हर कुछ वक्त में दुनिया की सारी हेट्रेड और फायर अब्जॉर्ब करके सेल्फ इमोलेशन से रीबर्थ लेती। हेट्रेड को उस टेरिटरी से दूर रखती। एक दिन फीनिक्स का एक बच्चा हुआ। बच्चे ने माँ का काम कंटिन्यू किया। दोनों मिलकर उस लेयर 3 को एक पैराडाइज की तरह मैनेज करते थे। पर फीनिक्स मदर चाइल्ड को नहीं पता था हेट्रेड और ग्रीड पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। डंजन के मास्टर लेवायथन को बर्दाश्त नहीं हुआ। मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर्स की तरह रहना चाहिए, किलिंग साइकिल में प्योरीफाई और एलिमिनेट होना। वो लेयर 3 में आया, फीनिक्स के बच्चे को मार दिया और लेयर 3 के सारे मॉन्स्टर्स से इंटेलिजेंस छीन ली। किलिंग मशीन्स बना दिए। फीनिक्स को याद था। बच्चे ने आखिरी वर्ड्स में कहा था, काश ये पीस फॉरएवर रहती। काश हम डंजन का यह कर्ज तोड़ सकते। बेबीलोन, तुम भी लेवायथन की तरह एक डंजन मास्टर हो। फिर लेवायथन ने लेयर 3 बर्बाद किया। तुम क्यों देखते रहे? इस सवाल पर बेबीलोन का जवाब था बस एक सेंटेंस, आई ट्राइड माई बेस्ट। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी स्टोरी बताई थी। लगभग आखिरी सांसों पर आइस फीनिक्स को देखकर मेरी गुस्से वाली आंखें धीरे धीरे नरम हुई। उसके अंदर छुपी एक दर्द जाहिर हुई। अंत के करीब आइस फीनिक्स ने अपनी नज़र मुझ पर जमाई। मैं बस पहले जैसा चाहती थी, सब शांति से रहें, दुनिया में कोई किलिंग ना हो। पर जो तुमने किया वो किलिंग से भी ज़्यादा क्रूअल था। मैं नहीं चाहती कि ये दुनिया लेवायथन की मर्जी से चले। मैं लेयर 3 की पीस की रक्षा करना चाहती थी, डंजन में पैदा होने के कर्ज को तोड़ना चाहती थी। पर तुमने जो किया वही किया जो लेवायथन चाहता था। खुद ही वो मॉन्स्टर बन गई जो लेवायथन का फेवरेट है। आइस फिनिक्स ने आंखें बंद कर ली, पर अभी मरी नहीं थी। बस आखिरी मोमेंट में कुछ और नहीं कहना था। आइस फिनिक्स को देखते हुए मैं सोच में डूब गया। आखिरकार जब उसने आखिरी सांस ली, मैंने एक भी वर्ड नहीं कहा। तुम्हारा यह कर्ज तोड़ने का जिम्मा मैं लूंगा, यह बोल नहीं सकता था, क्योंकि यह रियलिस्टिक नहीं था। भले कभी लेवायथन को मार भी दूं, खुद डंजन छोड़ दूं, डंजन में फिर कोई और मॉन्स्टर उठेगा और रिप्लेस करेगा। माफ करो, मैं वो नहीं कर सकता जो तुमने किया। इतना बड़ा सपना बस एक ख्याल बनकर रह जाता है। जो मैं चाहता था बस यही कि जो मेरे साथ हैं वो मुझसे दूर न जाए। आखिरकार दिल की सच्ची बात मुंह से निकल गई। शायद इल्यूजन था। जब ये सेंटेंस बोला उसी पल में जो आइस फिनिक्स की आखिरी सांस थी, उसके चेहरे पर जो टेंशन था वो जैसे स्मोक की तरह उड़ गई। उसकी जगह एक हल्की सी कंटेनमेंट थी। एक श की आवाज के साथ आइस फिनिक्स का शव पूरी तरह आइस के टुकड़ों में बिखर गया। लेवल रेस टू LV-17। मैं क्वेस्ट कंप्लीट, बस अनलॉक पॉइंट्स क्रेडिटेड। आइस फिनिक्स के जाते ही आइस वैली कोलैप्स होने लगी। टेम्परेचर में क्लियरली वापसी शुरू हुई। नजर घुमाई। दूर एक कोने में कैट नानबे को कंटेन करने वाला आइस एक था। सांस कमजोर थी पर कंफर्म कैट नानबे जिंदा थी। आखिरकार एक राहत की सांस आई। जैसे ही कैट नानबे को फ्री करने जाने लगा, तभी आइस फिनिक्स के बिखरे हुए आइस के टुकड़ों में से कुछ लुढ़का। उत्सुकता से आगे बढ़ा, उठाया। हाथ में टच करते ही वार्म और स्मूथ लगा। एक एग जितना बड़ा, ब्लू लाइट बिखेरता एक स्नोबॉल। ओह, यह तो डिवाइन रिवर है ना। लकी तुम हो। यह 50+ लेवल के मॉन्स्टर की डेथ पर 1 in 1000 चांस से ड्रॉप होता है।